सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक ज़रूर दे दूँगा, और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा। क्या रोशन जैसा चालाक और धूर्त व्यक्ति सच में इस सूरत की मदद करेगा? गंगा हैरान था, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। सूरत की नज़रों में रोशन शेखावत फैमिली का एक असाधारण जीनियस था, एक स्थापित मास्टर जिसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी और जिसे शेखावत फैमिली के अनगिनत लोग प्रशंसा करते थे। ऐसा उच्च कौशल वाला व्यक्ति सामान्यतः सूरत से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन रोशन ने अचानक मदद का हाथ बढ़ाया, जिससे सूरत गहराई से प्रभावित हुआ। रोशन के मार्गदर्शन में वह धीरे धीरे बढ़ा और शेखावत फैमिली के भीतर एक निश्चित स्थान हासिल कर लिया। इसके बाद रोशन की मदद से उसने उन शेखावत फैमिली के लोगों को मार डाला जिन्होंने उस पर पिल्स चुराने का झूठा आरोप लगाया था। बदला लेने के बाद सूरत रोशन का बेहद आभारी हो गया और उसे अपने जीवन को फिर से बनाने वाला उपकारी मानने लगा। ताकत का स्वाद चखने के बाद सूरत अब प्रेजेंट स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वह और भी मजबूत बनना चाहता था और रोशन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। इसलिए उसने यागमी से उसे और मजबूत बनाने के लिए कहा। यहाँ तक आते आते स्टोन कॉफिन पर लिखे इंस्क्रिप्शन अस्पष्ट हो गए। गंगा बस इतना समझ पाया कि सूरत को स्टोन कॉफिन में कैद किया गया था और वह किसी अवसर का इंतजार कर रहा था। जहाँ तक उस अवसर का सवाल है, इंस्क्रिप्शन में इसका कोई उल्लेख नहीं था। पढ़ने के बाद गंगा ने ये जानकारी रागिनी और रविंद्र को बताई और दोनों ही उलझन में पड़ गए। रागिनी ने कहा, इस कॉफिन लेड पर ये शब्द किसने उकेरे? हालांकि यह सूरत की रोशन के प्रति कृतज्ञता को बताता है, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं लगता। रविंद्र ने सोचा और कहा, शायद सूरत ने खुद ही यह लिखा हो, रोशन के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए। रागिनी ने कहा, लेकिन नाइट डिसेंडेंट पैलेस यहाँ हजारों सालों से मौजूद है और सूरत अब भी यहाँ कैद है। वह आखिर किस अवसर का इंतजार कर रहा है? दोनों अनुमान लगा रहे थे, जबकि गंगा की आंखें गहरी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, ये लेखन संभवतः रोशन ने खुद किया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो डेमोनिक स्क्रिप्ट समझता हो इसे देखेगा, तो वह निश्चित रूप से रोशन को एक दयालु व्यक्ति मानेगा जो कमजोरों की मदद करता है और उसी के जाल में फंस जाएगा। इस तरह सोचने पर गंगा को ये बात तार्किक लगी। उसने स्टोन कॉफिन की ओर देखा, सोचते हुए कि क्या उसे इसे खोलकर अंदर देखना चाहिए। चूंकि हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जोखिम लेना ही होगा। अगर सूरत जाग भी गया, तो मैं डेमन लैंग्वेज जानता हूँ और उससे बात कर सकता हूँ, इसलिए शायद कोई खतरा नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद गंगा ने फैसला कर लिया। उसने रागिनी और रविंद्र से कहा, तुम दोनों पैसेज के प्रवेश द्वार पर छिप जाओ, मैं कॉफिन खोलने जा रहा हूँ। अगर कुछ भी असामान्य होता है, तो तुरंत निकल जाना, समझे? नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रागिनी ने गंगा का हाथ पकड़ लिया। वह अभी अभी उससे मिली थी और उससे अलग नहीं होना चाहती थी। रविंद्र ने भी कहा, सीनियर ब्रदर, मैं मौत से डरने वाला काया नहीं हूँ, मैं यहीं रुककर आपके साथ कॉफिन खोलूंगा। गंगा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर सच में खतरा हुआ, तो तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, उल्टा मुझे ही परेशानी होगी, इसलिए बेहतर है कि तुम दूर रहो। रागिनी और रविंद्र को मनाने में उसे काफी समय लगा। आखिरकार दोनों अन्य मन से पैसेज के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। जहां तक कैनन की बात थी, शिवम का कुत्ता गंगा के पैर से चिपक गया और जाने से मना कर दिया। कम से कम तुम में तो वफादारी है। गंगा ने कैनन की ओर देखा और उसके दिल में हल्की गर्माहट महसूस हुई। फिर उसने स्टोन कॉफिन की ओर मुंह किया और सोचने लगा कि इस हजारों मीटर लंबे कॉफिन को कैसे खोला जाए। उसने अपनी ट्रू एनर्जी को प्रवाहित किया और उसके हाथ पर एक विशाल हथेली का साया बना, जिसे उसने कॉफिन लेड के किनारे पर रखकर धक्का देने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही गंगा ने जोर लगाया, कॉफिन लेड से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई और वो सच में हिल गया। उसे लगा था कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह बहुत आसान था। उसने धक्का देना जारी रखा
और कॉफन लेड धीरे धीरे आगे खिसकने लगा, जिससे स्टोन कॉफन का एक कोना खुल गया। तुरंत ही भीतर से घनी काली डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल पड़ी। इस डेमोनिक एनर्जी ने गंगा को चौंका दिया और वो तुरंत पीछे हट गया। हालांकि वह केवल एक हल्की लहर थी, बाहर आते ही वह शून्य में गायब हो गई। कॉफन लेड के गैप से झांकते हुए गंगा ने अंदर देखा, लेकिन स्टोन कॉफन पूरी तरह खाली था। गंगा हैरान रह गया। उसने अपनी ट्रू एनर्जी चलाई और एक जोरदार हथेली के वार से कॉफन लेड को आधा खोल दिया, जिससे अंदर का दृश्य पूरी तरह सामने आ गया। अंदर कुछ भी नहीं था। स्टोन कॉफन को देखते हुए गंगा भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ये परिणाम उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। पैसेज के प्रवेश द्वार पर खड़ी रागिनी ने पूछा, कैसा है अंदर? अंदर कुछ भी नहीं है, गंगा ने सिर हिलाया। ये सुनते ही रागिनी और रविंद्र तुरंत उड़कर आए और स्टोन कॉफन के अंदर झांका। दोनों ही भौहें चढ़ाने लगे। गंगा खुद स्टोन कॉफन के अंदर उतरा, निरीक्षण किया और कहा, नीचे ह्यूमन आकार के बड़े निशान हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ वास्तव में कोई डेमन था। मेन हॉल में लड़ाई के कोई निशान नहीं है और कॉफन लेड फिर से बंद किया गया है। लगता है सूरत खुद जागा और यहाँ से चला गया। रागिनी ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अपना अवसर मिल गया हो और उसकी ताकत बढ़ गई हो? गंगा ने कहा, अगर कॉफन लेड पर लिखा सच है तो जरूर कोई शर्त पूरी हुई होगी जिससे सूरत जागा। बोलते हुए गंगा ने कॉफन की ओर देखा और कहा, अंदर अभी भी डेमोनिक एनर्जी मौजूद है और नीचे के निशान काफी ताज़ा हैं। इसका मतलब है कि सूरत अभी ज्यादा समय पहले ही जागा है। रविंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो सूरत अभी नाइट डिसेंडेंट पैलेस में ही होगा और शायद इंसानों और डीमंस का शिकार कर रहा होगा। लगता है हमें सावधान रहना होगा। गंगा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सूरत को लेकर एक बुरा एहसास था। चलो। कॉफन लेड को फिर से बंद किए बिना गंगा आगे बढ़ा और पहले की योजना के अनुसार दूसरे मेन हॉल की ओर उड़ गया। नाइट डिसेंडेंट पैलेस बहुत विशाल था, ज्यादातर समय पैसेज में ही बीत रहा था। इसके अलावा गंगा ने कुछ समय कल्टिवेशन में भी बिताया था और अब 1 महीने की समय सीमा में 3 दिन से भी कम समय बचा था। 3 दिन बाद उसे यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, इसलिए अगला पैलेस उनका अंतिम लक्ष्य था। हालांकि गंगा को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नाइट डिसेंडेंट पैलेस को कई बार खोजा जा चुका था और ज्यादातर अच्छे खजाने पहले ही ले जाए जा चुके थे। जो चीजें नहीं ली जा सकी वे निश्चित रूप से बेहद खतरनाक थीं और आसानी से हासिल नहीं की जा सकती थीं। कई मोड़ पार करने और पूरे 1 दिन तक पैसेज में चलने के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंचे। यागमी द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार आगे एक पैलेस था जिसमें कोई फॉर्मेशन या मैकेनिज्म नहीं था और उसमें कई कमरे थे जहां अच्छे खजाने हो सकते थे। ये तो डेड एंड है, अचानक रागिनी ने कहा। गंगा ने आगे देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये डेड एंड होने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसके सामने का पैसेज साफ खुला हुआ था और स्पष्ट रूप से पैलेस की ओर जाता था। फिर डेड एंड कैसे हो सकता है? रविंद्र रुक गया, सिर हिलाया और कहा, लगता है हमें दिशा बदलनी होगी। गंगा के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। उसने पूछा, रागिनी, जूनियर ब्रदर अर्पित, इस पैसेज के अंत में तुम्हें डेड एंड दिखाई दे रहा है? गंगा के सवाल को सुनकर रागिनी हैरान हो गई और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डेड एंड दिखाई नहीं दे रहा? गंगा ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे डेड एंड नहीं दिख रहा। पैसेजवे के सामने एक पैलेस दिखाई दे रहा है। क्या? रागिनी चौंक गई, यह क्या हो रहा है? हमें अलग अलग चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं? मुझे भी नहीं पता, पहले वहां तक उड़कर देखते हैं। गंगा का चेहरा गंभीर हो गया। वह पैसेज के प्रवेश द्वार तक उड़कर गया, रुका और सामने के पैलेस की ओर देखने लगा। ये पैलेस पहले के 2 पैलेसेस से बिल्कुल अलग था। पहले के दोनों पैलेसेस बहुत साधारण थे। वे भले ही विशाल थे, लेकिन उनमें कोई भव्यता नहीं थी, वे सामान्य मकानों जैसे लगते थे। लेकिन ये पैलेस उनसे तुलना में मानो एक शाही महल था। हालांकि डीमंस की शैली अलग थी। अंदर की हर चीज काले और से घिरी हुई थी, यहाँ तक कि स्तंभों पर उकेरे गए ड्रैगन्स भी काले थे। उनकी आंखें धुंधली थीं जैसे वे स्वयं डीमंस हों। हॉल के सामने एक विशाल कुर्सी थी। ये कुर्सी 1000 मीटर चौड़ी थी,
पूरी तरह काली और इसकी पीठ पर उकेरी गई आकृतियां 1000 मीटर ऊंची म्यूरल जैसी लग रही थीं, जो इसे अत्यंत भव्य बना रही थीं। पूरा हॉल एक असाधारण ऑरा छोड़ रहा था और पैसेज के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर गंगा एक अदृश्य दबाव महसूस कर सकता था। लेकिन रागिनी और रविंद्र को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों गंगा को पत्थर की दीवार को घूरते हुए देखकर उलझन में थे। रागिनी आगे बढ़ी और स्टोन वॉल को छुआ। उसे सब कुछ वास्तविक लगा, ये किसी भ्रम जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन गंगा की नज़र में रागिनी खाली जगह को छू रही थी। अजीब, गंगा बड़बड़ाया, फिर बोला, मैं इसे देख पा रहा हूं, लेकिन तुम लोग नहीं। क्या हम में से कोई इल्यूजन में फंस गया है? रागिनी ने कहा, इसके अलावा कोई और वजह नजर नहीं आती। गंगा ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस सक्रिय की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसे लगा कि वह भ्रम में नहीं है। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इल्यूजन में हूँ। जो पैलेस मैं देख रहा हूँ वह बेहद वास्तविक है। मैं उसकी भव्य ऑरा और दबाव भी महसूस कर सकता हूँ। रविंद्र ने कहा, तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मैं उस पैलेस में प्रवेश कर सकता हूँ। ये कहकर रविंद्र ने अपना मन खाली किया और स्टोन वॉल की ओर बढ़ा। लेकिन अंत में वह दीवार से टकराकर रुक गया। अजीब, गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये पैलेस वास्तव में इल्यूजन है? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं भी रुक गया तो समझेंगे कि यह इल्यूजन है। सावधान रहना, रागिनी ने कहा। गंगा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वह बिना किसी रुकावट के पैलेस के अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन रागिनी और रविंद्र की नज़रों में गंगा का आधा शरीर स्टोन वॉल के अंदर घुस गया था, जो बेहद अजीब दृश्य था। मैं अंदर आ गया। गंगा की आंखें चमक उठीं और वह पूरी तरह पैलेस में प्रवेश कर गया। वह मुड़ा और देखा, रागिनी और रविंद्र चिंतित चेहरों के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी नज़रें खाली थी। वे उसे देख ही नहीं पा रहे थे। मिस जूनियर ब्रदर अर्पित, गंगा ने 2 बार आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है उन्हें सिर्फ स्टोन वॉल ही दिखाई दे रही है। गंगा बेचैन हो गया और वापस पैसेज में लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करने लगा, वह एक अदृश्य बैरियर से टकरा गया। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ, वॉइड में एनर्जी रिपल्स फैल गईं। फॉर्मेशन। गंगा का दिल बैठ गया। उसने जोर लगाया, लेकिन वह बैरियर जरा भी नहीं हिला। उसे दूसरी तरफ रागिनी और रविंद्र दिखाई दे रहे थे। वे घबराकर उसका नाम पुकार रहे थे, लेकिन उसे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर रविंद्र ने अपना हथियार निकाला और हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसकी शक्तियां बैरियर को हिलाने लगीं, लेकिन तोड़ नहीं पाईं। इसके बाद रागिनी ने भी हमला किया। उसके पीछे 9 पूंछें प्रकट हुईं। सफ़ेद फर हवा में लहरा रहा था। 9 पूंछें पंखे की तरह फैल गईं और उन पर ट्रू एसेंस और डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा हो गई। हर पूंछ से एक हमला निकला। फिर वे सभी हमले एक साथ मिल गए। सायन एनर्जी और डार्क रेड डेमोनिक एनर्जी एक साथ मिलकर गंगा की ओर बढ़े। गंगा बैरियर के पार उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसके रूप से ही स्पष्ट था कि हमला बेहद शक्तिशाली था। वह जल्दी से एक तरफ हट गया, लेकिन हमला फिर भी बैरियर से टकराकर रुक गया। दूसरी ओर रागिनी और रविंद्र और भी ज्यादा चिंतित हो गए। एक सामान्य स्टोन वॉल इतना शक्तिशाली हमला कभी नहीं झेल सकता था। ये स्थिति साफ दिखा रही थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दोनों बेहद परेशान थे। उधर गंगा बैरियर का निरीक्षण कर रहा था और मन ही मन मास्टर से पूछा, मास्टर, यह क्या हो रहा है? मास्टर डाओइस्ट स्क्रिप्चर्स से प्रकट हुआ। सोच में डूबा हुआ बोला, लगता है कि अलग अलग दृश्य जो तुम देख रहे हो वो इस फॉर्मेशन की वजह से है। लेकिन ये फॉर्मेशन किस आधार पर फैसला करता है, ये समझने के लिए मुझे इसके पैटर्न्स देखने होंगे, और मेरी याददाश्त अधूरी है, इसलिए मैं पूरी तरह निश्चित नहीं कह सकता। गंगा ने पूछा, अगर फॉर्मेशन मुझे अंदर आने देता है तो रागिनी और बाकी क्यों नहीं आ सकते? क्या मुझमें और उनमें कोई फर्क है? मास्टर बोला, तुम में और उनमें बहुत फर्क है। तुम्हारे पास स्टार एनर्जी है, उनके पास नहीं। तुम्हारे पास केओस डिवॉरिंग ब्लड लाइन है, उनके पास नहीं। तुम्हारे पास 3 रेल्म्स ऑफ इंटेंट हैं, उनके पास केवल एक है। ठीक है, समझ गया। गंगा ने उसे रोक दिया और सोचने लगा। अभी सवाल यह है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? रहने दो, पहले मैप देखता हूँ। उसने तुरंत अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइन सेंस से बना वर्चुअल मैप खोला।
ध्यान से देखने पर मैप के अनुसार यह जगह सच में पैलेस और पैसेज से जुड़ी थी और यहाँ कोई फॉर्मेशन नहीं दिखाया गया था। तो फिर मुझे ही अंदर आने की इजाज़त क्यों है? गंगा उलझन में था। अच्छा है कि दूसरी तरफ एक पैसेज है जिससे घूमकर मिस और बाकी तक पहुंचा जा सकता है। उम्मीद है कि वे तब तक इधर उधर नहीं जाएंगे। मैप देखने के बाद गंगा ने एक नज़र रागिनी और रविंद्र पर डाली, फिर उड़कर हॉल के दूसरी ओर चला गया। वहां एक पैसेज था, वह घूमकर वापस उनके पास पहुंचने वाला था। उड़ते हुए वो बड़बड़ाया, अजीब है, सिर्फ मुझे ही पैलेस में प्रवेश क्यों करने दिया गया? तभी जब वो उस 1000 मीटर चौड़े सिंहासन के पास से गुजरा, अचानक सिंहासन के पीछे से एक आवाज गूंजी जो 1000 मीटर ऊंचा था, तुम पैलेस में प्रवेश क्यों कर पाए? हाँ, यह आसान है क्योंकि तुम एक डेमन हो। आवाज सुनते ही गंगा चौंक गया और तुरंत सतर्क हो गया। उसने कुर्सी के पीछे की ओर नजर डाली, लेकिन कुर्सी के पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने भौहें सिकोड़ ली, तुरंत 5 पैटर्न्ड मिस्टिकल स्वॉर्ड निकाल ली और लड़ाई के लिए तैयार होकर सावधानी से चारों ओर देखने लगा। सिर्फ डीमंस को ही इस पैलेस में प्रवेश करने की इजाज़त है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर डेमन ब्लड है? फिर आवाज आई, इस बार पीछे बाईं ओर से। गंगा तुरंत मुड़ा, लेकिन वह पूरी तरह घूम भी नहीं पाया था कि सामने दाईं ओर से आवाज आई, नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर डेमन ब्लड है। गंगा ने तुरंत सामने दाईं ओर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सामने वाला बार बार बोल रहा था, लेकिन वह न तो उसे देख पा रहा था और न ही उसकी कोई एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस कर पा रहा था। इसका मतलब साफ था, सामने वाले का रेल्म उससे बहुत ऊंचा था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? इस बार आवाज गंगा के नीचे से आई। गंगा ने नीचे देखा और इस बार उसे कोई दिखाई दिया। एक व्यक्ति 1000 मीटर चौड़ी कुर्सी पर बैठा था, जो बेहद छोटा लग रहा था। ऊपर से देखने की वजह से गंगा को सिर्फ उसके सिर का ऊपर का हिस्सा और शरीर दिखाई दे रहा था। वो व्यक्ति काफी दुबला था, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसने अपनी कल्टिवेशन को छिपा रखा था। गंगा महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन उसका सही रेल्म नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उस व्यक्ति से एक सिहरन पैदा करने वाली ठंडी ऑरा निकल रही थी। गंगा नीचे उतरा और अब उसने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा। वो एक आदमी था जिसकी शक्ल बिल्कुल साधारण थी, न सुंदर, न बदसूरत, न प्रभावशाली, न कमजोर, न लंबा, न छोटा। संक्षेप में वो हर तरह से एक सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता था। डीमंस। लेकिन जब गंगा ने उसके कनपटी की तरफ देखा तो वहां हल्के उभार दिखाई दिए। ये संकेत था कि वह न पूरी तरह इंसान था, न डेमन, बल्कि एक मॉन्स्टर था। नाइट डिसेंडेंट पैलेस में डीमंस का प्रकट होना बेहद चौंकाने वाला था। हालांकि यह पैलेस डेमन रेस ने बनाया था, लेकिन पिछले हजारों सालों में यहाँ किसी ने भी डेमन को नहीं देखा था। इस अचानक प्रकट हुए डेमन ने गंगा को हैरान कर दिया। क्या हुआ? डेमन को देखकर हैरान हो? उस डेमन ने हल्के से अपनी पलकें उठाईं, होठों पर हल्की मुस्कान थी और शांत, उदासीन स्वर में बोला। उसकी आवाज काफी मधुर थी, जिससे सुनने वाला सहज महसूस करता था। गंगा अपने होश में आया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बोला, सीनियर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। क्या मैं इतना डरावना हूँ? डेमन मुस्कुराया, 1000 मीटर लंबी कुर्सी पर खड़ा हुआ, ऊपर हवा में खड़े गंगा की ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर डेमन ब्लड है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गंगा के दिमाग में तेजी से विचार चलने लगे। उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे अंदर डेमन ब्लड है? डेमन बोला, तुम्हारे अंदर सिर्फ डेमन ब्लड ही नहीं है, बल्कि शेखावत फैमिली का ब्लड भी है। ये जानकारी मुझे लॉर्ड नाइट गॉड ने दी है। यकामी विंग। गंगा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है कि नाइट गॉड की स्टोन स्टैचू भले ही सैक्रिफिशियल हॉल से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन वह जानकारी भेज सकता है। कुछ देर सोचने के बाद गंगा शांत हुआ और बोला, समझ गया, मैं पहले सीनियर नाइट गॉड से मिल चुका हूँ और उन्होंने मेरी काफी मदद की थी। डेमन बोला, लॉर्ड नाइट गॉड दयालु हैं और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। रेड स्टारफील्ड के लोग उन्हें नहीं समझते, इसलिए उनके खतरनाक नाम से डरते हैं।
एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए कौन है जिसने लाशों के माउंटेन और खून के समंदर पार नहीं किए? लॉर्ड नाइट गॉड ने कुछ लोगों को मार दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये सुनकर गंगा के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। उसने पूछा, क्या आप सूरत हैं, सीनियर? तुम्हें कैसे पता? डेमन हैरान दिखा। गंगा बोला, मैंने पहले एक स्टोन कॉफन देखा था जिस पर आपके बारे में लिखा था। मैंने देखा कि आप सीनियर रोशन के प्रति आभारी थे, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही सूरत हैं। सूरत ने सिर हिलाया, हाँ, मैं ही हूँ। मैंने हजारों साल इंतजार किया और आखिर कुछ दिन पहले लॉर्ड शेनी ने मुझे संदेश भेजा कि मेरा अवसर आ गया है, इसलिए मैं स्टोन कॉफन से जाग गया। उसका अवसर क्या वो मेरे कारण है? गंगा ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, फिर पूछा, सीनियर सूरत, अगर आप बताना चाहें तो आपका वो अवसर क्या है? यह एक रहस्य है। सूरत मुस्कुराया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। गंगा ने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। उसने विषय बदलते हुए पूछा, सीनियर सूरत, मैं जो देख रहा हूँ वह उनसे अलग क्यों है? मैं यहाँ प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन वे नहीं। सूरत बोला, इस पैलेस में एक अरे है जो तय करता है कि कौन इसे देख सकता है और कौन प्रवेश कर सकता है। दूसरी जातियों को बाहर ही रोक दिया जाता है। समझ गया। गंगा ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? सूरत ने चारों ओर भव्य पैलेस की ओर देखा और हंसते हुए बोला, यहाँ बहुत सारे खजाने हैं। अगर तुम इनमें से कोई एक भी हासिल कर लो और उसे लॉर्ड द्वारा सिखाई गई शॉक एंड स्ले द हेवनली डेमन टेक्निक के साथ जोड़ दो, तो जब तुम बड़े हो जाओगे डार्क स्टार रीजन में शायद ही कोई तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। जब ऐसा है तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? पहले कोई खजाना क्यों नहीं चुन लेते? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। इतने बड़े खजाने के सामने गंगा जानता था कि मना करना शक पैदा करेगा, इसलिए उसने हामी भर दी। फिर उसने पूछा, सीनियर, खजाने कहाँ हैं? सूरत हवा में उठा और पैलेस के बाईं ओर के कमरे की ओर उड़ गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, यह आमरी है। बाकी 3 कमरे पिल स्टोर हाउस, स्पिरिट स्टोन स्टोर हाउस और अरे स्टोर हाउस हैं। तुम जो चाहो चुन सकते हो। धन्यवाद सीनियर। गंगा ने झुककर धन्यवाद दिया और आमरी में प्रवेश कर गया। बाहरी पैलेस बहुत बड़ा था, लेकिन यह आमरी एक सामान्य इमारत जितनी थी, करीब 500-600 वर्ग मीटर। इसमें हर तरह के हथियार थे और सभी उच्च गुणवत्ता के थे। कम से कम 12 पैटर्न सेलेस्टियल वेपन्स और अक्सर मिस्टिकल वेपन्स थे। गंगा की आंखें चमक उठीं। उसके पास पहले से ही 7 शैन लेवल सॉर्ड्स थीं। अगर वह और 29 हासिल कर ले तो वह स्टारफॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पहले स्तर को साध सकता था। लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि यहाँ मौजूद मिस्टिकल सॉर्ड्स में मजबूत डेमोनिक एट्रिब्यूट्स थे। इसके अलावा ये मैजिकल आर्टिफैक्ट्स पूरी तरह तैयार थे। इन्हें बदला, पिघलाया या फिर से गढ़ा नहीं जा सकता था। इसलिए इनका उपयोग करने के लिए डेमोनिक आर्ट्स का अभ्यास और डेमोनिक एनर्जी होना जरूरी था। आखिर नाइट गॉड का उद्देश्य क्या है? डेमोनिक टेक्निक्स, डेमोनिक वेपन्स, डेमोनिक पिल्स, क्या ये सब मुझे हेवनली डेमोनिक टेक्निक ऑफ शैटरिंग फीन्स को साधने के लिए, लुभाने के लिए है? लेकिन मुझे पहले से पता है कि यह बॉडी सीजिंग एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, तो मैं इसे क्यों साधूंगा? गंगा सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, लेकिन अभी सूरत ने जो कहा वह सच था या झूठ? क्या सच में सिर्फ डीमंस ही इस पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं? क्या सच में मेरे अंदर डेमन ब्लड है? कुछ देर सोचने के बाद गंगा और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मास्टर से पूछा, मास्टर, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे शरीर में सच में डेमन ब्लड है? मास्टर ने इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन निकाली और कहा, तुम्हारे माता पिता दोनों इंसान हैं, फिर तुम्हारे अंदर डेमन ब्लड कैसे हो सकता है? बेकार की बातें मत सोचो। रोशन और सूरज जो कह रहे हैं और कर रहे हैं वह सिर्फ तुम्हें बॉडी सीजर एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को साधने के लिए, बहकाने के लिए है। अगर तुम उनकी बातों में आ गए तो रोशन तुम्हारा शरीर छीन लेगा। गंगा बोला, मुझे ये तो पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद सच में मेरे अंदर डेमन ब्लड हो, तभी तो नाइट गॉड मेरा शरीर लेना चाहता था। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है और तुम्हारे पास केओस डिवावरिंग ब्लड लाइन भी है। ऐसा शरीर कौन नहीं चाहेगा? मास्टर ने आंखें घुमाई और कहा, जल्दी से अपना सामान चुनो और यहाँ से निकलो।
गंगा ने सिर हिलाया, सोचना बंद किया और आर्मरी से एक 8 पैटर्न सॉरस स्वॉर्ड चुनकर बाहर आ गया। तुमने सिर्फ एक ही हथियार चुना? सूरत ने मुस्कुराते हुए पूछा। गंगा बोला, ये काफी है, इससे ज्यादा लेने का कोई फायदा नहीं। सूरत ने कहा, तो फिर जाओ और कुछ पिल्स, फॉर्मेशंस और स्पिरिट स्टोन्स भी चुन लो। जी सीनियर। गंगा ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और क्रम से पिल स्टोरेज, फॉर्मेशन स्टोरेज और स्पिरिट स्टोन स्टोरेज में गया। पिल्स सभी डेमन रेस के उपयोग के थे। अगर गंगा डेमोनिक आर्ट्स का अभ्यास नहीं करता तो ये पिल्स उसके किसी काम के नहीं थे। लेकिन सूरत को शक न हो, इसलिए उसने फिर भी काफ़ी मात्रा में पिल्स ले लीं। जहाँ तक फॉर्मेशंस का सवाल था, उन्हें स्थापित करने के लिए डेमोनिक एनर्जी की ज़रूरत होती थी, इसलिए गंगा उनका उपयोग नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसने देखा कि फॉर्मेशन लाइब्रेरी में कोई विशेष शक्तिशाली फॉर्मेशन भी नहीं था, यहाँ तक कि जेड थंडर फाइटिंग फॉर्मेशन भी नहीं था। उसने बस 2 अरे प्लेट्स उठा लिए और वहाँ से निकल गया। लेकिन स्पिरिट स्टोन वॉल्ट में जो स्पिरिट स्टोन्स थे वे बिल्कुल ब्लैक स्टार जैसे ही थे। असल में डेमोनिक एनर्जी, मॉन्स्टर एनर्जी और ट्रू एसेंस, ये सभी एनर्जी फॉर्म्स हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके बनती हैं। इसलिए स्पिरिट स्टोन्स की शक्ति सार्वभौमिक होती है। डेमन वेपन्स, अरे प्लेट्स और पिल्स भले ही गंगा के काम के ना हों, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स वह इस्तेमाल कर सकता था। ये स्पिरिट स्टोन वॉल्ट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था। फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की संख्या बहुत बड़ी थी, कम से कम कई अरब की कीमत के बराबर। सेकंड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लाखों में थे। थर्ड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की संख्या थोड़ी कम थी, 1000 से भी कम। और सबसे अंदर, चौथे स्तर के फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लगभग 1 दर्जन थे। गंगा के पास पहले से एक फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन था, लेकिन वह जेड थंडर बैटल अरे के अरे फ्लैग में बदल चुका था, इसलिए उपयोग नहीं कर सकता था। अब उसके सामने ये दर्जन भर फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे, जो उसके लिए बेहद जरूरी थे। पूरे ब्लैक स्टार में ऐसे स्पिरिट स्टोन्स बहुत दुर्लभ थे, यहाँ तक कि अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर्स भी उन्हें पाने के लिए लालायित रहते थे। क्योंकि एक फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत लगभग 1 अरब फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होती थी। मतलब, यहाँ मौजूद ये दर्जन भर फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बाकी सभी स्पिरिट स्टोन्स की कुल कीमत से भी ज़्यादा मूल्यवान थे। और असल में फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की असली कीमत केवल उनकी कीमत से नहीं आंकी जा सकती थी, क्योंकि कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू के समय या विशेष टेक्निक्स के अभ्यास में ये अत्यधिक सहायता करते थे। इसी वजह से कल्टिवेटर्स इन्हें व्यापार में इस्तेमाल नहीं करते थे, ये बेहद दुर्लभ और अनमोल होते थे। फोर्थ ग्रेड से ऊपर होता है फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन। ये तो और भी दुर्लभ था, लगभग अमूल्य। गंगा को पता था कि पूरे ब्लैक स्टार में सिर्फ एक ही जगह ऐसी वेन है जहां कभी कभी फिफ्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं, वह भी बहुत कम, दशकों या सदियों में एक बार। ब्लैक स्टार के लगभग 2/3 स्पिरिट स्टोन माइंस डिवाइन एम्पायर के रॉयल फैमिली के कंट्रोल में थे। इसी वजह से उनका इतना शक्तिशाली होना स्वाभाविक था। कुल 15 फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, अगर मैं इन्हें कल्टिवेशन में इस्तेमाल करूं, तो मेरी प्रगति बहुत तेज हो सकती है। गंगा की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया और सोचा, लेकिन अभी मैं सिर्फ सोल कंडेंसेशन के शुरुआती स्तर पर हूं। अभी फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करना बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं इनका आदी हो गया तो बाद में लोअर ग्रेड रिसोर्सेज का असर कम हो जाएगा। उसने सिर हिलाया और 5 फोर्थ ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उठा लिए। इनका उपयोग मुझे सावधानी से करना होगा। उसने बाकी 10 स्टोन्स को देखा, मन तो था लेने का, लेकिन उसने खुद को रोका। रोशन और सूरत की मंशा क्या है पता नहीं, सावधान रहना ही बेहतर है। अगर वह सब ले लेता और सूरत नाराज हो जाता तो वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी लिए। उसने 500 थर्ड ग्रेड, 50,000 सेकंड ग्रेड और आधे फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, लगभग 2 अरब, ले लिए। अब उसके स्पेशल ब्रेसलेट में इतनी संपत्ति थी कि कई छोटे सेक्ट्स भी उसके बराबर नहीं हो सकते थे। क्रिम्सन स्टार स्टोन फ्रैगमेंट्स और ये स्पिरिट स्टोन्स, अब काफ़ी समय तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मन ही मन खुश हुआ। वह स्पिरिट स्टोन वॉल्ट से बाहर आया, सूरत को प्रणाम किया और कहा,
सीनियर, मुझे पर्याप्त रिसोर्सेज मिल गए हैं, धन्यवाद। हम एक ही जाति के हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। सूरत ने हाथ हिलाया और मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हें मर्यादा का ज्ञान है। तुमने सब कुछ नहीं लिया, हथियार, पिल्स, अरे प्लेट्स, स्पिरिट स्टोन्स। गंगा ने गंभीरता से कहा, सीनियर को भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, मैं सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ। सूरत मुस्कुराया और बोला, 3 और 4th ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 203rd ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ले लो, बाकी मेरे लिए रहने दो। सूरत की बात सुनकर गंगा को अजीब महसूस हुआ। वह कुछ पल झिझका, फिर बोला, अगर आप ऐसा कहते हैं सीनियर, तो मैं मान लेता हूँ। वो फिर से स्पिरिट स्टोन वॉल्ट में गया, बताए गए स्टोन्स लिए और वापस आ गया। सूरत ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम्हारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। शॉक डेमन आर्ट को साधने में तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा, तुम जा सकते हो। गंगा इस बात से काफी हैरान था कि सूरत ने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। सामने वाले की यह मेहरबानी उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल रही थी। क्या सच में यागमी और सूरत उसकी मदद कर रहे थे? लेकिन फिर गंगा ने दोबारा सोचा और समझ गया, रोशन चाहता है कि मैं जल्दी से बॉडी सीजर एंड सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को साध लूं, ताकि वह मेरे शरीर पर कब्जा कर सके। इसलिए वह मुझे रिसोर्सेज दे रहा है। बाहर से वह और सूरत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से बेहद घिनौने हैं। ये सोचकर गंगा का चेहरा बिल्कुल सामान्य रहा। उसने सूरत से पूछा, सीनियर, मैं इस पैलेस से कैसे बाहर जाऊं? सूरत मुस्कुराया और बोला, बहुत आसान है। तुम्हें बस अपनी डेमोनिक एनर्जी को छोड़कर खुद को उससे ढक लेना है। फिर तुम सामने के इनविजिबल बैरियर को पार करके पैसेज में लौट सकते हो। ये सुनते ही गंगा का दिल डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, कितने चालाक हैं ये, मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि मैं डेमोनिक आर्ट्स की कल्टिवेशन करूं। सूरत की मुस्कान अब उसे खतरनाक लगने लगी। अब गंगा पूरी तरह समझ चुका था, रोशन की सारी योजनाएं उसी के लिए थीं। सूरत का जागना, ये पैलेस, यहाँ के रिसोर्सेज, सब कुछ उसी के लिए तैयार किया गया था। उसे यकीन हो गया कि चाहे वह किसी भी रास्ते से आता, अंत में इसी पैलेस तक पहुंचता। सब कुछ यागमी की योजना के तहत था। नाइट गॉड का असली मकसद था गंगा को डेमोनिक आर्ट्स की ओर धकेलना। हालांकि गंगा ये सब समझ चुका था, फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे सूरत के सामने कल्टिवेशन करनी ही पड़ेगी। जहां तक रिसोर्सेज की बात थी, जब यामहा उसका शरीर ले लेगा तो ये सारे रिसोर्सेज भी उसी के हो जाएंगे। अब उसे समझ आया कि वे इतने उदार क्यों थे, कितने निर्दयी हैं। गंगा के अंदर ठंडक सी दौड़ गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन सीनियर, मैंने अभी तक डेमोनिक आर्ट्स की कल्टिवेशन नहीं की है, इसलिए मैं डेमोनिक एनर्जी नहीं छोड़ सकता। क्या कोई दूसरा तरीका है बाहर जाने का? नहीं। सूरत ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है और तुम्हारा डेमोनिक ब्लड लाइन भी ठीक है। अभी जो रिसोर्सेस तुम्हें मिले हैं, उनके साथ अगर तुम शॉक एंड स्ले द हेवनली डेमन टेक्निक को साधो तो 3 दिनों में कुछ प्रगति जरूर कर लोगे। तब तुम डेमोनिक एनर्जी छोड़ पाओगे और यहाँ से निकल सकोगे। 3 दिन, गंगा ने परेशानी भरे चेहरे के साथ कहा। सीनियर, नाइट डिसेंडेंट पैलेस 2 दिन बाद बंद हो जाएगा और सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ऐसे में मुझे यहाँ से काफ़ी कुछ मिल चुका है, तो मैं यहीं रुककर डेमोनिक आर्ट्स की कल्टिवेशन करूँगा और टेलीपोर्ट होने का इंतजार करूँगा। बाकी खजानों में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हे, सूरत हल्के से हंसा और बोला, चिंता मत करो। नाइट डिसेंडेंट पैलेस का खुलना और बंद होना केवल डेमन रेस, ह्यूमन रेस और अन्य जातियों पर लागू होता है। हम डीमंस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। समय आने पर भी तुम्हें टेलीपोर्ट नहीं किया जाएगा, तुम यहीं इस पैलेस में रह जाओगे। गंगा का दिल डूब गया। हम फंस गए। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, तुम कहीं भी बैठकर कल्टिवेशन कर सकते हो। खत्म होने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, सीधे चले जाना। सूरत मुस्कुराया। उसके चारों ओर डेमोनिक एनर्जी उठी और उसे पूरी तरह ढक लिया। अगले ही पल वह गायब हो गया। हाय, गंगा ने अंदर ही अंदर सांस ली। अब उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि उसके अंदर सच में डेमन ब्लड है या नहीं। साफ था, अगर उसने बॉडी सीजर एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक नहीं साधी तो वह इस पैलेस से बाहर नहीं जा पाएगा। और जब बाकी लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे, वह यहीं फंसा रह जाएगा।
गंगा एक कोने में जाकर बैठ गया, आंखें बंद की और कल्टिवेशन की मुद्रा में आ गया। उसकी चेतना उसके डिवाइन सोल में गई और सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन के सामने पहुंची। मास्टर, अब क्या करें? अब उसके पास मास्टर से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मास्टर ने इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन निकाली और कहा, नाइट गॉड सच में बहुत चालाक है, उसने तुम्हें धीरे धीरे फंसा दिया है। फिर वह हल्का सा हंसा, लेकिन चाहे वह कितना भी चालाक हो, वह मेरे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता था। डेमोनिक एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। गंगा की आंखें चमक उठी। हा, मास्टर, मुझे पता था तुम्हारे पास कोई तरीका जरूर होगा। हालांकि मेरी याददाश्त पूरी नहीं है, लेकिन यागमी जैसे छोटे खिलाड़ी से निपटना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मास्टर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा, वॉइड स्पिरिट ची। इसके जरिए तुम डेमोनिक पिल्स को अब्जॉर्ब करके उन्हें अपने गुणों के साथ मिलाकर डेमोनिक एनर्जी जैसा प्रभाव पैदा कर सकते हो। फिर उसने चेतावनी दी, लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी मत बनाना, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल अभी कम है, ज़्यादा एनर्जी बनने पर बैकलैश होगा। और एक बात, डेमोनिक एनर्जी सिर्फ मेरिडियंस में ही घूमनी चाहिए, पर्पल मैंशन में नहीं जानी चाहिए। वहाँ पहले से ट्रू एसेंस और स्टार एनर्जी मौजूद हैं। अगर तीनों एनर्जी मिल गई तो तुम उसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे और तुम्हारा शरीर फट जाएगा। गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन एनर्जी सर्कुलेशन में पर्पल मैंशन से गुजरना जरूरी होता है, इसे कैसे टालूं? मास्टर बोला, पर्पल मैंशन को सील कर दो और एनर्जी को सिर्फ मेरिडियंस में घुमाओ। गंगा ने कहा, लेकिन कंट्रोल तो पर्पल मैंशन से ही होता है। मास्टर बोला, बस पूरी कोशिश करनी होगी। गंगा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मास्टर ने उसे वॉइड स्पिरिट ची सिखाई। गंगा ने कई घंटों तक इसे समझा और अभ्यास किया। मास्टर के मार्गदर्शन में उसने जल्दी ही इसे सीख लिया। अब उसने कल्टिवेशन शुरू की। सीधे डेमोनिक पिल्स लेकर एनर्जी बनाना बहुत खतरनाक था। अगर असफल हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। पहला लक्ष्य था पर्पल मैंशन को बाईपास करना और एनर्जी को केवल मेरिडियंस में सर्कुलेट करना। लेकिन ये बेहद कठिन था, क्योंकि एनर्जी का सोर्स ही पर्पल मैंशन होता है। साथ ही पर्पल मैंशन पूरे शरीर के मेरिडियंस का केंद्र भी था। आमतौर पर एनर्जी को वहीं से गुजरना होता था। पहली कोशिश में जैसे ही उसने पर्पल मैंशन को छोड़ा, ट्रू एसेंस पूरी तरह बिखर गई और एक चक्र भी पूरा नहीं कर पाए। लगता है इसमें समय लगेगा, गंगा ने सोचा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने पूरा ध्यान कल्टिवेशन पर लगा दिया। पैलेस के एक कोने में हल्की डेमोनिक एनर्जी की लहर उठी। उसके भीतर एक आकृति दिखाई दे रही थी, वह सूरत था। वह गंगा को घूर रहा था, उसकी आंखों में ठंडक थी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है उसने बॉडी सीजर एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की कल्टिवेशन शुरू कर दी है। जैसे ही वह इसे साध लेगा, लॉर्ड नाइट गॉड की डिवाइन सेंस उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी और वह नाइट डिसेंडेंट पैलेस से बाहर निकल सकेगा। सूरत चुपचाप गंगा को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, लॉर्ड ने उसके शरीर को ही क्यों चुना? क्या सच में इस व्यक्ति के अंदर शेखावत फैमिली का डेमोनिक ब्लड लाइन है, या उसके शरीर में कोई खास बात है? कुछ देर सोचने के बाद भी सूरत को कोई जवाब नहीं मिला। उसने सिर हिलाया और सोचना छोड़ दिया। जब तक मैं लॉर्ड नाइट गॉड के आदेश पूरे कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बस इतना तय है कि लॉर्ड नाइट गॉड मुझे और शक्तिशाली बनाएंगे। जब मैं रेड स्टार रीजन वापस जाऊंगा तो निश्चित ही वहाँ के टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल हो जाऊंगा। जहाँ सूरत भविष्य की कल्पनाओं में डूबा था, वहीं गंगा ने पर्पल मैंशन को सील करके आखिरकार ट्रू एसेंस का एक पूरा चक्र पूरा कर लिया। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद 90% ट्रू एसेंस खत्म हो गया, लेकिन बचा हुआ 10% अभी भी उसके कंट्रोल में था, जिससे वह अटैक, डिफेंस और सुपरनैचुरल पावर्स का उपयोग कर सकता था। गंगा ने हिसाब लगाया कि अगर उसे खुद को पूरी तरह ट्रू एसेंस या डेमोनिक एनर्जी से ढकना है, तो कम से कम 50% एनर्जी एक चक्र के बाद बची रहनी चाहिए। मतलब, उसे अपनी कंट्रोल क्षमता और बढ़ानी होगी ताकि एनर्जी का नुकसान कम हो। वह लगातार वॉइड स्पिरिट ची की साधना करता रहा और देखते ही देखते दिन का ज़्यादातर समय बीत गया।
जब उसने फिर से एनर्जी सर्कुलेट की तो एक चक्र के बाद 6070% एनर्जी बची रही, जो खुद को ढकने के लिए काफ़ी थी। अब मुझे डेमोनिक एनर्जी पर स्विच करना चाहिए। अगर डेमोनिक एनर्जी भी 50% से ज़्यादा बची रही तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। गंगा ने एक डेमन पिल निकाली और एक ही बार में निगल ली। तुरंत डेमोनिक एनर्जी उसके शरीर में फैल गई। उसने तुरंत पर्पल मैंशन को सील किया ताकि एनर्जी वहां न जाए, और फिर वॉइड स्पिरिट ची का उपयोग करके उसे मेरिडियंस में सर्कुलेट करने लगा। डेमोनिक एनर्जी ट्रू एसेंस और स्टार एनर्जी से अलग थी। जैसे ही यह पहली बार उसकी मेरिडियंस में आई, उसके शरीर ने उसे अस्वीकार करना शुरू कर दिया। उसकी अजीब और भयावह प्रकृति ने गंगा को असहज कर दिया। आधा चक्र भी पूरा नहीं हुआ था कि सारी डेमोनिक एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन पिल का असर अभी भी था, जो लगातार नई डेमोनिक एनर्जी पैदा कर रहा था। गंगा ने फिर कोशिश की। 8 बार प्रयास करने के बाद भी वह पूरा चक्र नहीं बना पाया। आखिर 9वीं कोशिश में डेमोनिक एनर्जी ने पूरा चक्र पूरा किया। लेकिन तब तक एनर्जी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, केवल 10% से भी कम बची थी। अगर मैं कंट्रोल बढ़ाता रहा तो एक दिन में 50% से ज़्यादा बचा पाऊंगा। गंगा डटा रहा और लगातार अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे हर चक्र के साथ एनर्जी का नुकसान कम होता गया, 10% से 30%, फिर 40%। छाया में छिपा सूरत ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य था। इस लड़के की टैलेंट कमाल की है, इतनी जल्दी डेमोनिक एनर्जी का सर्कुलेशन सीख लिया। लगता है 3 दिन से पहले ही बॉडी सीजर एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का आधार समझ लेगा। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। सिर्फ 15 घंटे की साधना के बाद गंगा डेमोनिक एनर्जी का 60% अपने अंदर बनाए रखने में सफल हो गया। मास्टर, तुम्हारी वॉइड स्पिरिट ची टेक्निक वाकई कमाल की है। गंगा ने अपनी हथेली में धड़कती डेमोनिक एनर्जी को देखते हुए कहा। मास्टर हंसा, ये तुम्हारी टैलेंट की वजह से है। कोई और होता तो इतनी जल्दी इसे नहीं सीख पाता। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। गंगा खड़ा हुआ। डेमोनिक एनर्जी को मेंटेन करते हुए उसने सामने की ओर झुककर कहा, सीनियर सूरत, मैंने टेक्निक को समझ लिया है। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बिना जवाब का इंतजार किए वह हवा में उड़ा और पैसेज की ओर बढ़ गया। साथ ही उसने अपने मेरिडियंस में मौजूद डेमोनिक एनर्जी को बाहर छोड़ दिया। यह एनर्जी असली नहीं थी, लेकिन उसके गुणों से मिलकर इतनी थी कि दूसरों को धोखा दे सके। पैसेज सामने था। डेमोनिक एनर्जी उसे घेरे हुए थी। गंगा थोड़ा चिंतित था। अगर सूरत ने झूठ कहा हो तो वह फंस जाएगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह बिना किसी रुकावट के पैसेज में प्रवेश कर गया। इनविजिबल बैरियर मानो था ही नहीं। रागिनी और रविंद्र एक दिन से ज्यादा समय से वहीं इंतजार कर रहे थे। दोनों बेहद चिंतित थे। अचानक स्टोन वॉल हिलने लगी। उन्होंने देखा, डेमोनिक एनर्जी का एक गुबार बाहर आया। कौन? दोनों तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही एनर्जी छटी, गंगा सामने खड़ा था। गंगा, सीनियर ब्रदर। दोनों खुश होकर उसकी ओर दौड़े। तुम ठीक हो? रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, गंगा ने सामान्य भाव से जवाब दिया। उसे लग रहा था कि सूरत अभी भी उसे देख रहा है। रागिनी ने राहत की सांस ली। तुमने तो डरा ही दिया था, लगा तुम वापस नहीं आओगे। रविंद्र ने पूछा, सीनियर ब्रदर, ये क्या था? तुम अंदर कैसे गए और हम नहीं? गंगा मुस्कुराया, लंबी कहानी है। फिर उसने पैलेस की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। धन्यवाद। रागिनी और रविंद्र उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ पूछते उससे पहले ही गंगा बोला, चलो कहीं और चलते हैं, देखते हैं और क्या मिल सकता है। वो तुरंत दोनों को लेकर आगे बढ़ गया। उनके जाने के बाद पैसेज के मुंह पर डेमोनिक एनर्जी उठी और सूरत प्रकट हुआ। वह आगे देखते हुए सोचने लगा, अजीब है, उसने डेमोनिक एनर्जी छोड़ी, मतलब उसने टेक्निक सीख ली, फिर भी लॉर्ड की डिवाइन सेंस जागी क्यों नहीं? क्या वो अभी भी अपने शरीर पर कंट्रोल में है? कुछ देर सोचने के बाद सूरत मुड़ा और वापस पैलेस की ओर उड़ गया। लगता है मुझे लॉर्ड से मिलना होगा। नाइट डिसेंडेंट पैलेस एक भूल भुलैया जैसा था, लेकिन सूरत इस जगह को अच्छी तरह जानता था। कुछ ही समय में वो सैक्रिफिशियल हॉल पहुंच गया, जहां नाइट गॉड की स्टैचू थी। अंदर जाकर उसने गहराई से झुककर कहा,
सूरत लॉर्ड को प्रणाम करता है। स्टैचू स्थिर रही। पूरा हॉल 1 मिनट तक शांत रहा। अचानक गूंजती आवाज आई और स्टोन स्टैचू हिलने लगी। उसने नीचे खड़े सूरत की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या उसने बॉडी सीजर एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की साधना कर ली? सूरत ने सिर उठाकर रोशन की स्टोन स्टैचू की ओर देखा। उसकी आंखों में श्रद्धा भरी हुई थी। उसने कहा, लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए, गंगा ने बॉडी सीजर एंड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की कल्टिवेशन शुरू कर दी है, लेकिन अजीब बात यह है कि आपकी जो डिवाइन सेंस उस पर लगी हुई है वो अभी तक जागी नहीं है। जागी नहीं? स्टोन स्टैचू ने भौहें सिकोड़ लीं, जैसे गहराई से सोच रहा हो, फिर बोला, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक टेक्निक को पूरी तरह मास्टर नहीं किया है, लेकिन अब जब उसके पास डेमोनिक एनर्जी है तो वह नकली नहीं हो सकता। जल्द ही मेरी डिवाइन सेंस उसे कब्जे में ले लेगी, तब मैं उसे वापस बुलाकर पूरी तरह उसका शरीर प्राप्त कर लूंगा। सूरत ने पूछा, लॉर्ड, अगर पूछने की इजाज़त हो तो आपने गंगा का शरीर ही क्यों चुना? रोशन की पत्थर जैसी आंखों में एक चमक आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, उसे चुनने के कई कारण हैं। इस लड़के की कल्टिवेशन मेथड मुझे मास्टर केके की टेक्निक जैसी लगती है। मुझे लगता है कि उसे मास्टर केके की इनहेरिटेंस मिली है, या फिर वो उनका शिष्य हो सकता है। मास्टर केके? सूरत चौंक गया। क्या आप उसी महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वास्ट ओशन इमॉर्टल? बिल्कुल वही। रोशन के स्वर में सम्मान था। जब वह रेड स्टार रीजन से गुजरा था तब सभी डीमंस को दबा दिया था। कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी ताकत इस पूरे स्टार रीजन से कहीं आगे थी। वही असली स्ट्रॉन्गमैन है। वह आगे बोला, अगर गंगा सच में मास्टर केके का डिसाइपल है तो उसका शरीर लेकर मैं उसकी आइडेंटिटी में रह सकता हूं और उसकी इनहेरिटेंस हासिल कर सकता हूं। अगर मैं उसकी शक्ति का 10वां हिस्सा भी सीख लूं तो रेड स्टार रीजन पर राज करना तो आसान होगा, यहां तक कि पूरे स्टार सी में भी मेरा स्थान बन सकता है। सूरत ने सिर हिलाया। मास्टर केके की कहानियां तो पूरे स्टार सी में प्रसिद्ध हैं। उनकी शक्ति का 10वां हिस्सा भी असाधारण है। रोशन बोला, इसीलिए मुझे गंगा का शरीर चाहिए। सूरत ने फिर पूछा, लॉर्ड, क्या गंगा के अंदर सच में डेमोनिक ब्लड है? हे, रोशन हल्का हंसा और बोला, मैं उसके शरीर से एक परिचित और महसूस करता हूँ। उसके अंदर सिर्फ डेमोनिक ब्लड ही नहीं, बल्कि शेखावत फैमिली का ब्लड भी है। मुझे 50% यकीन है कि वो मेरी बहन राधिका की संतान है। क्या? राधिका की संतान? सूरत दंग रह गया। लेकिन उसके अंदर तो डेमन जैसे कोई लक्षण नहीं हैं। रोशन बोला, शायद पीढ़ियों के साथ उसकी ब्लड लाइन ह्यूमन जैसी हो गई है, लेकिन डेमोनिक ब्लड अब भी मौजूद है, इसलिए उसका शरीर मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह आगे बोला, और मेरी डिवाइन सेंस से मुझे ये भी महसूस हुआ कि उसने 3 रेल्म्स ऑफ इंटेंट को समझ लिया है। सोल कंडेंसेशन के शुरुआती स्तर पर 3 रेल्म्स, ये टैलेंट ब्लैक स्टार ही नहीं बल्कि रेड स्टार रीजन में भी दुर्लभ है। ये सुनकर सूरत हैरान रह गया। मैं अनडाइंग रेल्म में हूँ और आपकी गाइडेंस के बाद भी सिर्फ 2 रेल्म्स समझ पाया हूँ। लेकिन गंगा, ये तो अविश्वसनीय है। उसका शरीर तो आपके लिए बना हुआ है। रोशन मुस्कुराया, सूरत, इंटेंट तो सिर्फ सहायक है। असली रास्ता है कल्टिवेशन लेवल बढ़ाना। तुम्हारा अनडाइंग रेल्म का स्तर मार्शल स्टार में काफ़ी है, लेकिन रेड स्टार रीजन में तुम सिर्फ औसत स्तर पर ही रहोगे। सूरत ने झुककर कहा, मेरी शक्ति बहुत कम है। आपकी डिवाइन सेंस का 10वां हिस्सा भी मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मुझे अभी बहुत आगे बढ़ना है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं जल्दी 3 फेजेस रेल्म तक पहुंच सकूं। रोशन हंसा, 3 फेजेस रेल्म कोई खास नहीं है। उससे आगे बढ़ना ही असली लक्ष्य है। क्या तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें हजारों साल नाइट डिसेंडेंट पैलेस में क्यों सुलाया? सूरत ने सिर झुकाकर कहा, आपने कभी नहीं बताया, लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं किया। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। रोशन बोला, तुम जानते हो, मैं डार्क स्टार रीजन अपनी बहन राधिका को ढूंढने आया था। उसकी टैलेंट और शक्ति मुझसे भी ज़्यादा थी, लेकिन उसने एम्बिशन छोड़ दी और इस छोटे स्टार रीजन में आकर अपनी मेमोरीज और पावर सील कर दी। पहले मैं उससे कमज़ोर था, लेकिन अब हजारों साल बाद मैं बहुत मजबूत हो चुका हूँ। भले ही वह अपनी सील तोड़ दे, वह अब भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। सूरत ने पूछा, लेकिन लॉर्ड, आपके पास यहाँ सिर्फ डिवाइन सेंस है। असली लड़ाई में आप शायद जीत ना पाएं। रोशन आत्मविश्वास से मुस्कुराया।
जब मैंने नाइट डिसेंडेंट पैलेस बनाया था तब सब प्लान कर लिया था। जैसे ही मैं राधिका को ढूंढ लूंगा मेरा असली शरीर यहाँ टेलीपोर्ट हो जाएगा। तब मुझे किसका डर? सूरत की आंखें चमक उठी। अगर आपका असली शरीर आ गया तो राधिका तो क्या, पूरा डार्क स्टार रीजन भी मिटाया जा सकता है। रोशन ने आगे कहा, जब राधिका यहाँ आई थी तो वह शेखावत फैमिली का एक बहुत जरूरी ट्रेजर भी अपने साथ लाई थी। फैमिली हेड और एल्डर्स ने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। उस ट्रेजर को इस छोटे स्टार रीजन में नहीं रहने दूंगा। इसलिए मैंने 2 काम किए। पहला, उस ट्रेजर को वापस पाना। दूसरा, तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ा ताकि एक दिन तुम राधिका के शरीर पर कब्जा कर सको और उसकी शक्ति और टैलेंट प्राप्त कर सको। राधिका के शरीर पर कब्जा। सूरज स्तब्ध रह गया, उसकी सांस तेज हो गई। वह आगे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में लालच और उत्साह भर गया। रोशन ने उसे देखा और कहा, लेकिन याद रखना, उसके शरीर में जाने के बाद तुम महिला बन जाओगे। बाद में टेक्निक से बदल सकते हो, लेकिन असर रहेगा। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। सूरज तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, लॉर्ड ने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, मैं कभी मना नहीं करूंगा। रोशन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम तैयार हो, तो जब मैं राधिका को ढूंढ लूंगा और वह ट्रेजर वापस ले आऊंगा, तब मैं तुम्हें उसका शरीर दिला दूंगा। धन्यवाद, लॉर्ड। सूरज तुरंत झुककर जमीन पर सिर टेकने लगा, भावनाओं से भर गया। रोशन बोला, अब तुम्हें नाइट डिसेंडेंट पैलेस से बाहर जाना है। गंगा को एक सुराग की तरह इस्तेमाल करो और उसकी पूरी पृष्ठभूमि, उसकी उत्पत्ति, उसका परिवार, सब कुछ जांचो। उसके पूर्वजों तक की जानकारी निकालो। मुझे यकीन है कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके अंदर राधिका की और है, तो वह जरूर उसकी वंशावली से जुड़ा है। निश्चिंत रहें, लॉर्ड, मैं पूरी जांच करूंगा। सूरज ने गंभीरता से कहा, लेकिन फिर जैसे कुछ कहना चाहता हो, वह रुक गया। ये देखकर रोशन बोला, अगर कुछ कहना है तो कहो। सूरज बोला, लॉर्ड, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलते। मैंने राधिका को कभी नहीं देखा, लेकिन आप उसे जानते हैं। अगर आप साथ हों तो उसे ढूंढना आसान होगा। रोशन की आंखों में पुरानी यादों की झलक आई। वो बोला, जब तुम सो रहे थे तब नाइट डिसेंडेंट पैलेस में एक घटना हुई थी। 5000 साल पहले जब मैंने इस पैलेस का निर्माण किया और तुम्हें सुलाया, तब मैंने अपनी डिवाइन सेंस का एक हिस्सा इस स्टोन स्टैचू में रखा। मेरा उद्देश्य था हर 100 साल में पैलेस खोलना और जो भी इंसान अंदर आए उन्हें डेमन स्लेव बना देना, ताकि वे पूरे ब्लैक स्टार में राधिका को खोजें। लेकिन पहली बार जब मैंने पैलेस खोला, एक सुप्रीम एक्सपर्ट आया। मैं पैलेस के अंदर था, इसलिए बाहर क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। लेकिन अंत में मेरी डिवाइन सेंस से प्रभावित सभी डीमंस इस पैलेस के अंदर ही कैद हो गए। मैंने खुद बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उस व्यक्ति ने पूरे पैलेस पर एक फॉर्मेशन लगा दी है जिसमें मैं भी फंस गया। इसलिए अब मैं सिर्फ गंगा के शरीर के जरिए बाहर निकल सकता हूँ। मैं अपनी डिवाइन सेंस को उसके अंदर भेजूंगा, और जब वह बाहर जाएगा तब मैं भी उसके शरीर के साथ बाहर निकल जाऊंगा। सूरज चौंक गया। तो ऐसी घटना हुई थी, लेकिन डार्क स्टार रीजन तो कमजोर है। यहाँ ऐसा कौन हो सकता है जिसने आपको रोक दिया? फिर उसने शक से कहा, क्या ये राधिका हो सकती है? रोशन ने सिर हिलाया, नहीं, ये राधिका नहीं हो सकती। मुझे महसूस हुआ था कि यह काम किसी ह्यूमन ने किया है। शायद कोई शक्तिशाली ह्यूमन यहाँ से गुजरा और उसने यूं ही यह फॉर्मेशन बना दी। इसे मैं अपनी बदकिस्मती ही मानता हूँ। सूरज बोला, चिंता मत करें लॉर्ड, इस बार मैं बाहर जाकर राधिका को जरूर ढूंढ निकालूंगा। रोशन मुस्कुराया, अब गंगा एक सुराग है, इसलिए ये पहले से आसान होगा। बाहर जाकर तुम एक शक्ति फोर्स भी तैयार करो। जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे लोगों की जरूरत होगी। हर काम खुद करना सही नहीं होगा। निश्चिंत रहें लॉर्ड, अनडाइंग रेल्म की मेरी ताकत से मैं जल्दी ही एक शक्ति बना लूंगा। रोशन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर बोला, और हाँ, मैंने सैक्रिफिशियल हॉल में एक डेमन की उपस्थिति महसूस की थी। उसकी ब्लड लाइन बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि मुझसे और राधिका से भी ज्यादा। बाहर जाकर उसकी भी जांच करना। जी लॉर्ड, सूरज ने जवाब दिया, फिर उलझन में पूछा, लेकिन डार्क स्टार रीजन में ऐसा डेमन क्यों आएगा? रोशन बोला, शायद यहाँ कोई गुप्त ट्रेजर है जिसने उसे आकर्षित किया है।
ध्यान से जांच करना, शायद हमें और भी फायदे मिल जाएं। सूरत की आंखों में लालच चमक उठा। अगर मैं उस डेमन को ढूंढ लूं, तो क्या करूं? रोशन कुछ पल सोचकर बोला, उसकी ब्लड लाइन बहुत शक्तिशाली है। उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति होगी, जरूरत न पड़े तो उससे टकराना मत। जी, लॉर्ड। उधर गंगा, रविंद्र और रागिनी काफी दूर उड़कर रुके। गंगा ने उन्हें पूरी स्थिति समझाई और उन्होंने फैसला किया कि अब और खतरा नहीं उठाएंगे, बस टेलीपोर्ट होने का इंतजार करेंगे। गंगा ने अपनी चेतना सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भेजी और मास्टर से पूछा, मास्टर, ये सब बहुत अजीब है। नाइट गॉड आखिर चाहता क्या है? मास्टर बोला, उसका जो भी इरादा हो, जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओ, रिफाइनिंग गॉड टेक्निक का उपयोग करके अपने शरीर में छिपी उसकी डिवाइन सेंस को हटा देना। वह किसी सील में बंधा हुआ है। जब तक उसकी डिवाइन सेंस ट्रांसफर नहीं होती, वह बाहर नहीं आ सकता। गंगा ने कहा, लेकिन ये सब बहुत अजीब है। अगर राधिका इतनी शक्तिशाली है, तो रोशन उसका पीछा क्यों कर रहा है? और उसने खुद पैलेस बनाया, फिर खुद ही उसमें फंस गया, और इतने लोगों में से उसने मुझे ही क्यों चुना? मास्टर ने आंखें घुमाईं, अगर जवाब चाहिए तो रोशन से ही पूछो। गंगा थोड़ा सोचकर बोला, मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं राधिका का वंशज हूँ, इसलिए रोशन मुझे चाहता है? हाँ, मास्टर हंस पड़ा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इंसान हो, डेमन के वंशज कैसे हो सकते हो? लेकिन तुम्हारी जूनियर सिस्टर जरूर डेमन हो सकती है। जूनियर सिस्टर? गंगा चौंक गया। उसने सोचा, जूनियर सिस्टर के अंदर डेमोनिक एनर्जी है और जब उसकी शक्ति जागती है, तो वह कई गुना बढ़ जाती है। क्या वह सच में डेमन है? अचानक गंगा की नज़र मास्टर पर गई। मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर सिस्टर ही राधिका हो? मास्टर कुछ पल चुप रहा, उसकी आंखों में सोच की झलक थी। फिर उसने कहा, ये थोड़ा अजीब है। मैंने राधिका को पहले देखा था। वह एक एडल्ट थी और उसकी ताकत 3 फेजेस रेल्म से भी ऊपर थी। लेकिन तुम्हारी जूनियर सिस्टर, मैंने उसे बचपन से पाला है। वह राधिका कैसे हो सकती है? गंगा ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि राधिका ने बॉडी पोजेशन करके पुनर्जन्म लिया हो? मास्टर ने सिर हिलाया, राधिका बहुत दयालु है, वह किसी बच्चे का शरीर नहीं लेगी। गंगा ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर जूनियर सिस्टर के राधिका होने की संभावना बहुत कम है। मास्टर ने कहा, इतना भी कम नहीं है। तुम्हारी जूनियर सिस्टर कभी भी राधिका नहीं हो सकती। गंगा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तो फिर क्या संभावना है कि जूनियर सिस्टर एक डेमन हो? मास्टर ने कुछ देर विचार किया, फिर गंभीरता से कहा, मुझे लगता है 70% संभावना है। 70%? इतनी ज्यादा? गंगा के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए और उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मास्टर ने कहा, ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम्हारी जूनियर सिस्टर की ताकत पहले ही ऐसी हो चुकी है कि वह मिड स्टेज वॉइड रेल्म में मौजूद ललित को उंगली के हल्के इशारे से मार सकती है। डेमोनिक आर्ट्स को छोड़कर, जो तेजी से शक्ति बढ़ाने देती हैं, ब्लैक स्टार पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो इतनी तेजी से प्रगति कर सके। गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन जूनियर सिस्टर में डेमन रेस की कोई विशेषता नहीं है। मास्टर ने कहा, माथे पर हल्का उभार छोड़कर, डीमंस असल में इंसानों से ज्यादा अलग नहीं दिखते। तुम्हारी जूनियर सिस्टर शायद एक अपवाद हो सकती है, उसके माथे का उभार छोटा हो, इसलिए दिखाई नहीं देता। मास्टर, आपका अनुमान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। गंगा ने आंखें घुमाते हुए कहा, फिर बोला, और वैसे भी, इतनी प्यारी जूनियर सिस्टर डेमन कैसे हो सकती है? क्या डीमंस प्यारे नहीं हो सकते? मास्टर ने पलटकर कहा। गंगा ने कहा, वैसे मास्टर, आपने कहा कि जूनियर सिस्टर मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके डेमोनिक लक्षण प्रकट हो गए हों? मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी जूनियर सिस्टर सबसे ज्यादा क्लिंगी है। अगर बात सिर्फ ऐसी होती, तो वह तुमसे दूर नहीं भागती। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। मुझे लगता है कि जरूर कोई और कारण है, जिसकी वजह से वह तुमसे सामना नहीं करना चाहती। गुरु और शिष्य काफी देर तक बात करते रहे, लेकिन अंत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। 1 महीने की समय सीमा तेजी से करीब आ रही थी। गंगा अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आया और रागिनी से कहा, मिस, जब हम टेलीपोर्ट होकर बाहर जाएंगे, तो हम थॉर रिच के अलग अलग इलाकों में बिखर जाएंगे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, ताकि हम साथ रह सकें। रागिनी ने सिर हिलाया और अपना पतला हाथ आगे बढ़ाकर गंगा का हाथ थाम लिया।
ये देखकर रविंद्र मुस्कुराया और कहा, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरा तुम्हारे साथ जाने का कोई इरादा भी नहीं था। गंगा ने रविंद्र की ओर देखकर मजाक में कहा। कुछ देर बाद समय पूरा हुआ। तीनों को अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे वे शून्य में गिर रहे हों, उनके शरीर में वजन ही नहीं रहा। तुरंत ही रोशनी वापस आई और उनकी दृष्टि सामान्य हो गई। चारों ओर देखने पर माउंटेन दूर दूर तक फैले हुए थे। वे फिर से थॉर रिज में लौट आए थे। गंगा और रागिनी साथ थे, लेकिन रविंद्र कहीं दिखाई नहीं दिया। वह जरूर किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया था। चलो पहले नीचे चलते हैं, हवा में रहना बहुत ध्यान खींचता है। गंगा ने रागिनी का हाथ पकड़ा और दोनों थॉर रिज की जमीन पर उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगे। हालांकि थॉर रिज डेमन रेस का इलाका था, लेकिन वहां कोई इमारत नहीं बनाई गई थी। यह अब भी एक आधा परपेआ की मात्रा इंडिया जंगल था, जहां का दृश्य बेहद सुंदर और मन प्यारी था। गंगा और रागिनी हाथ पकड़कर चलते हुए इस पल का आनंद ले रहे थे। मिस, अगर तुम अपना वेल हटा दो तो मैं एक साथ सुंदर नज़ारा और सुंदर लड़की दोनों का आनंद ले सकता हूँ। इससे मैं और भी खुश हो जाऊंगा। गंगा ने रागिनी की ओर देखकर हल्के अंदाज में कहा। रागिनी अब गंगा की मजाकिया बातों की आदी हो चुकी थी, लेकिन एक महिला होने के नाते उसे फिर भी अच्छा लगा कि जिसे वह पसंद करती है वह उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा है। उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर घूमीं और उसने कहा, तुम्हें अभी भी मस्ती सूझ रही है। जल्दी से यहाँ से निकलो और अपने अंदर छिपे डिवाइन थॉट्स को हटाओ, वही सही काम है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि झाड़ियों से अचानक सरसराहट की आवाज आई, जिसने गंगा और उसके साथी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सावधान! गंगा ने चेतावनी दी और आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि दर्जनों लोग जंगल से तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि सिर्फ सामने ही नहीं, बल्कि दोनों तरफ से भी लोग तेजी से आ रहे हैं। कुछ ही पलों में सामने, बाएं और दाएं, तीनों दिशाओं से कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग आकर उन्हें घेर चुके थे। ये समूह काफी ताकतवर था। उनमें से ज्यादातर स्पिरिचुअल रेल्म के लेट या पीक स्टेज में थे, और 8 लोग सोल कंडेंसेशन रेल्म के अर्ली से लेकर पीक स्टेज तक के थे। सबसे खास बात यह थी कि उनके पास एक वॉइड रेल्म कल्टिवेटर भी था, जो इस टीम का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी तरफ के लोग जिस तरह अचानक प्रकट हुए और जिस अंदाज में आए, उससे गंगा पहले ही उनकी मंशा समझ चुका था। थॉर रिज में सैकड़ों हजारों ह्यूमन कल्टिवेटर्स आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2000 से थोड़ा ज्यादा ही नाइट डिसेंडेंट पैलेस में प्रवेश कर पाए थे। जो कल्टिवेटर्स अंदर नहीं जा सके, वे वापस नहीं लौटे। वे यहीं थॉर रिज में इंतजार करते रहे। जब भी कोई नाइट डिसेंडेंट पैलेस से जिंदा बाहर निकलता, वे उसे लूट लेते। काफी कल्टिवेटर्स तो खास इसी इरादे से यहाँ रुके हुए थे। नाइट डिसेंडेंट पैलेस बहुत खतरनाक था, इसलिए वे अंदर नहीं गए। इसके बजाय वे बाहर इंतजार करते रहे, और जैसे ही कोई उनसे कमजोर कल्टिवेटर टेलीपोर्ट होकर बाहर आता, वे तुरंत उसे लूट लेते। हालांकि क्योंकि बाहर निकलने वाले लोग पूरे थॉर रिज में अलग अलग जगहों पर फैल जाते थे, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। इसलिए इस तरीके में किस्मत का भी बड़ा हाथ था। लेकिन महाराज को लगता था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि एक आदमी और एक महिला उसके पास ही टेलीपोर्ट होकर आए थे। दोनों दिखने में जवान थे, लेकिन एक सोल कंडेंसेशन रेल्म के मिड स्टेज में था और दूसरा लेट स्टेज में। ऐसी प्रतिभा और क्षमता उन्हें एक असली जीनियस बनाती थी। लेकिन महाराज को विश्वास था कि उसकी अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म की ताकत और अपने साथियों की मदद से वो इन दोनों को आसानी से संभाल सकता है। इसलिए उसने तुरंत अपने लोगों को गंगा और रागिनी को घेरने का आदेश दिया। गंगा बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ सामने खड़े लोगों को देखा और कहा, लगता है तुम लोग अच्छे इरादे से नहीं आए हो। इतना कहते ही एक उदास चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। वो मिराज था। महाराज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम दोनों काफी भाग्यशाली हो कि नाइट डिसेंडेंट पैलेस से जिंदा बाहर निकल आए। लगता है अंदर तुम्हें काफी अच्छे खजाने मिले होंगे। हाँ, हमें बहुत अच्छा सामान मिला है। गंगा ने सिर हिलाया, फिर महाराज की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना। ये सुनकर मिराज थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गंगा इतना घमंडी होगा और उनसे बिल्कुल नहीं डरेगा। उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा,
युवा, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता, अपना सामान सौंप दो और चले जाओ, वरना मुझे बेअदबी करने के लिए मजबूर मत करो। तुम शिष्टाचार क्यों नहीं छोड़ देते? गंगा ने व्यंग्य से कहा। लड़के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर सामान नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे लीडर वॉइड रेल्म कल्टिवेटर हैं। वह तुम्हें पसंद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सामान चाहते हैं। इतनी नाशुक्रता मत दिखाओ। बकवास बंद करो। अगर सामान नहीं दिया तो अभी यहीं मार देंगे। महाराज तो शांत बना रहा, लेकिन बाकी स्पिरिचुअल रेल्म और कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स चिल्लाने लगे, हर कोई पिछले से ज्यादा उग्र था। गंगा ने सबकी ओर नजर दौड़ाई, हल्के से हंसा और कहा, ऐसा करते हैं, तुम सब अपने स्टोरेज रिंग्स मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम सब यहीं मरोगे। गंगा की इस घमंडी हरकत को देखकर महाराज की नजरें ठंडी हो गईं। उसके अंदर की ट्रू एनर्जी उफान मारने लगी, और उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तुम खुद ही समझदारी की बात नहीं मान रहे हो और मुसीबत मोल ले रहे हो। अब तुम्हें मारना पूरी तरह तुम्हारी अपनी गलती होगी। जैसे ही उसने ये कहा, महाराज ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में जबरदस्त ट्रू एनर्जी इकट्ठी हो गई और उसने गंगा पर एक जोरदार पाम स्ट्राइक से हमला कर दिया। उसकी हथेली से एक विशाल हथेली की परछाई निकली, जिसने गड़गड़ाहट जैसी आवाज पैदा की और अपार शक्ति के साथ गंगा और रागनी दोनों को अपने घेरे में ले लिया। महाराज वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर था। उसके हिसाब से यह एक ही वार गंगा और रागनी को खत्म करने के लिए काफी था। उसके अधीनस्थ भी ठंडी हंसी हंसने लगे, उन्हें पूरा यकीन था कि गंगा और उसका साथी अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन गंगा की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक 5 पैटर्न मिस्टिक वेपन स्वॉर्ड निकाली। जैसे ही वेपन पैटर्न सक्रिय हुए, स्टार एनर्जी तेजी से इकट्ठी हुई और उसने तलवार से आगे की ओर वार किया। 9 स्टार्स अलाइंड, 9 सितारे आपस में जुड़कर आगे की ओर फैल गए और उनके सामने कई सौ मीटर का क्षेत्र ढक लिया। मिराज और उसके दर्जनों साथी सभी इस हमले की सीमा में आ गए। रॉ 7-फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। वह 3-फोल्ड विंड इंटेंट की गति के साथ 9 स्टार्स के बीच घूमता हुआ आगे बढ़ा। उसकी डिवाइन पावर उफान पर थी और उससे भयंकर, तपती और विस्फोटक शक्ति निकल रही थी। जलती हुई गर्म हवा चारों ओर फैल गई। हालांकि गंगा ने आग की शक्ति को नियंत्रित किया हुआ था, फिर भी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां उस गर्मी को सह नहीं पाईं और जलने लगीं। इसी समय उसके हाथ से एक बैंगनी लपट निकली, पर्पल नेदर फ्लेम, जो तलवार पर फैल गई और 9 स्टार्स अलाइनमेंट में मिल गई। पर्पल नेदर फ्लेम बेहद तेजी से फैल गई और देखते ही देखते 9 सितारों के चारों ओर आग का समुद्र बन गया। ये दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे एक अग्निड्रैगन 9 मोतियों के साथ खेल रहा हो, आग के बादलों पर सवार होकर हवा के साथ आगे बढ़ रहा हो। गंगा का ये हमला बेहद शक्तिशाली था। उसकी 3rd स्टेज स्टार एनर्जी ने पूरी तरह महाराज के पाम स्ट्राइक की शक्ति को दबा दिया। वहां मौजूद सभी कल्टिवेटर्स, चाहे स्पिरिचुअल स्टेज के हों या सोल कंडेंसेशन स्टेज के, सभी के चेहरे बदल गए। अब उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि गंगा और रागनी आसान शिकार हैं। गंगा की इस ताकत के सामने मिराज के अलावा कौन उसका सामना कर सकता था? बूम! जैसे ही सब लोग हैरान थे, 9 स्टार्स अलाइनमेंट ने महाराज की पाम शैडो को चकनाचूर कर दिया। उसकी ऊर्जा विस्फोट के साथ बिखर गई, लेकिन वह 9 स्टार्स की सीमा को भी पार नहीं कर सकी और पूरी तरह खत्म हो गई। इसके बाद 9 स्टार्स अलाइनमेंट बिना रुके आगे बढ़ता रहा। गड़गड़ाहट की आवाज और फायर ड्रैगन की गर्जना के साथ वह तेजी से आगे बढ़ा। इतना शक्तिशाली हमला, ये लड़का आखिर है कौन? मिराज का चेहरा गंभीर हो गया। अब वह गंगा को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से पीछे हटना शुरू कर दिया। जहां तक उसके साथियों की बात थी, अब उसने उनकी कोई परवाह नहीं की। भागो! कंडेंसेशन रेल्म और स्पिरिचुअल स्टेज के कल्टिवेटर्स ने तुरंत खतरा भांप लिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन उनकी गति महाराज से बहुत कम थी और पल भर में ही 9 स्टार्स अलाइनमेंट ने उन्हें पकड़ लिया। बूम! खून चारों ओर उछल पड़ा। एक ही समय में दर्जनों लोग उस हमले की चपेट में आ गए। 9 स्टार्स एक के बाद एक फट पड़े और उनकी भीषण ऊर्जा ने सबको निगल लिया। सोल कंडेंसेशन रेल्म के पीक स्टेज का सिर्फ एक कल्टिवेटर किसी तरह बचाव कर पाया, बाकी सभी सीधे चकनाचूर हो गए, उनके शरीर टुकड़ों में बिखर गए।
यहाँ तक कि पीक स्टेज का कल्टिवेटर भी अंत में बच नहीं सका और मौके पर ही मर गया, बस उसका शरीर पूरी तरह टुकड़े टुकड़े होने से बच गया। चारों ओर खून की बारिश होने लगी और लाशों के टुकड़े उड़ने लगे। ये दृश्य इतना भयावह था कि दोनों तरफ छिपे हुए बाकी लोगों के दिल कांप उठे। अगर यह हमला मेरी ओर आता तो मैं भी बच नहीं पाता। दूर खड़ा मराज इस हमले से बच गया। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा और गंभीर भाव से सोचने लगा, ये लड़का सिर्फ मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में है, लेकिन इसकी असली ताकत पीक सोल कंडेंसेशन को कुचल सकती है। यहाँ तक कि यह मुझसे भी टक्कर ले सकता है। इतना ताकतवर व्यक्ति गुमनाम नहीं हो सकता। आखिर यह है कौन? हा, ओल्ड मैन ली, क्या तुमने नहीं देखा कि यह डुअल इंटेंस इस्तेमाल कर रहा है? अचानक 1 किलोमीटर दूर से जोरदार हंसी की आवाज आई। गंगा ने मुड़कर देखा, एक और वॉइड रेल्म कल्टिवेटर था जो 40 से ज्यादा लोगों को लेकर दूर खड़ा था, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। गंगा ने अपना डिवाइन सेंस फैलाया 10,000 मीटर तक। उसे पता चला कि सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि कम से कम 3 और समूह, कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोग आसपास छिपे हुए थे, जो मौके का फायदा उठाने की फिराक में थे। तनुज, मिराज ने उस व्यक्ति को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह उससे सतर्क था। फिर अचानक उसे उसकी बात याद आई। उसने गंगा की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, डुअल इंटेंट रेल्म, तुम ड्रैगन मार्शल अकेडमी के गंगा हो? गंगा हंस पड़ा और बोला, लगता है मेरी पहचान काफी दूर तक पहुंच चुकी है। मराज का चेहरा ठंडा हो गया। उसने कहा, तो तुम हो, इसलिए इतने ताकतवर हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन तरीकों से तुम वॉइड रेल्म के किसी कल्टिवेटर को हरा सकते हो? सच बताऊं, अभी मैंने सिर्फ अपनी 20% ताकत का इस्तेमाल किया था। न कोई वेपन, न सुपरनैचुरल एबिलिटी, न इंटेंट। अगर मैं पूरी ताकत लगाता तो एक ही वार में तुम्हें हरा देता। ऐसा है? गंगा मुस्कुराया, तो सच मैं भी बता दूं, अभी मैंने अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई थी। अगर पूरी ताकत लगाता तो तुम अब तक लाश बन चुके होते। मिराज ने ठंडी आवाज में कहा, लड़के, जिद मत करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में असल में कितनी ताकत है। मौत का स्वागत है। गंगा ने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया। मराज गुस्से से भर गया, लेकिन वह 1000 साल से ज्यादा जी चुका वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर था। उसने खुद को शांत रखा। उसने एक तीनधारी डैगर निकाला, एक 4 पैटर्न मिस्टिक वेपन। उसकी ट्रू एसेंस उफान पर थी, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। उसने तनुज की ओर देखा और कहा, ओल्ड मैन वैन, अगर मैं इस लड़के को मार दूं तो उसके सारे खजाने हम बराबर बांटेंगे, कैसा रहेगा? तनुज हंसा और बोला, हे, मुझे नहीं लगता तुम इतने सीधे हो। साफ साफ बताओ क्या चाहते हो। मिराज ने कहा, सीधी बात, हम मिलकर उन लोगों को खत्म करेंगे जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। जितनों को मारेंगे उसमें से तुम्हें 6 हिस्सा और मुझे 4 हिस्सा। तनुज ने नाटकीय अंदाज में कहा, वाह, कितने उदार हो तुम, लेकिन मुझे 7 हिस्सा चाहिए, तुम्हें 3। मराज की आंखें फैल गईं। उसने आसपास छिपे लोगों की उपस्थिति महसूस की और आखिरकार मजबूरी में सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम्हें 7, मुझे 3। तनुज मुस्कुराया। अब बात बनी। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गंगा ने अधीर होकर कहा, ये बंटवारा बंद करो, तुम सबका सामान अब मेरा है। आज जो भी कमीने मेरे सामने आएंगे और मेरा सामान छीनने की कोशिश करेंगे, कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। गंगा की बातें सुनकर तनुज का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन फिर वह अत्यधिक क्रोध में हंस पड़ा और बोला, हा, ये लड़का तो सच में बहुत घमंडी है। लगता है लंबे समय तक जीनियस रहने के कारण इसे वॉइड रेल्म की भयानकता का अंदाजा ही नहीं है। वॉइड रेल्म और सोल कंडेंसेशन रेल्म पूरी तरह अलग-अलग स्तर हैं। मास्टर, तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए। मराज ने ठंडी नजरों से गंगा को घूरा। उसकी ट्रू एसेंस उग्र रूप से उफान मार रही थी और उसने भयानक हत्या भावना के साथ कहा, गंगा, अगर तुमने अभी आज्ञाकारी होकर सामान दे दिया होता तो अपनी जान बचा सकते थे और अपना जीनियस वाला जीवन जीते रहते, लेकिन तुमने जिद पकड़ी। अब तुम्हें सिर्फ लाश बनना ही नसीब है। अच्छा, तो फिर आओ, करके दिखाओ। गंगा ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहा। मौत को बुला रहे हो? मराज गरजा, अपने हाथ में 4 पैटर्न्स वाला 3धारी डैगर उठाया और अचानक गंगा पर टूट पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चारों ओर बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवाएं चीखने लगीं
और आसपास का पूरा क्षेत्र भयंकर ठंड में डूब गया। जमीन, पेड़, घास सब अचानक जमने लगे, तापमान तेजी से गिर गया, जिससे लोगों की रूह कांप उठी। महाराज ने फ्रॉस्ट एंड स्नो इंटेंट को समझा था, लेकिन उसका टैलेंट ज़्यादा खास नहीं था। वो वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज में पहुंच चुका था, फिर भी उसका फ्रॉस्ट एंड स्नो इंटेंट केवल 7th लेवल तक ही पहुंच पाया था, जो गंगा के फायर ड्रैगन इंटेंट के बराबर था। जैसे ही बर्फीला तूफान भड़क उठा और ठंड असहनीय हो गई, मिराज के आदमी तुरंत पीछे हट गए ताकि वे इस टकराव में फंस न जाएं। लेकिन गंगा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके शरीर में पर्पल नेदर फ्लेम प्रवाहित हो रही थी। असली आग की तीव्र शक्ति ने ठंड को पूरी तरह दबा दिया और उसे जरा भी ठंड महसूस नहीं हुई। एक्सप्लोरिंग इन द स्नो, महाराज ने अपने ट्रायंगुलर डैगर के पैटर्न्स सक्रिय किए, अपनी सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल किया और बर्फीले तूफान के बीच से सीधा गंगा की ओर झपटा। हवा और बर्फ की आवाज़ तेज हो गई। उस हमले की ट्रू लाइट बर्फ के बीच से गुजरती हुई अपने ऊपर फ्रॉस्ट जमा करती गई और तुरंत पारदर्शी बर्फ की लेयर में बदल गई। गंगा के 9 स्टार्स अलाइनमेंट को देख लेने के बाद महाराज जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। इस बार उसने शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस डिवाइन एबिलिटी की शक्ति बेहद जबरदस्त थी। ये गंगा के 9 स्टार्स अलाइनमेंट से भी थोड़ी ज़्यादा ताकतवर थी। अभी तुमने पूरी ताकत लगाई होगी। मैं नहीं मानता कि यह वार तुम्हें नहीं मार सकता। मिराज ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, लेकिन सबको हैरानी हुई। गंगा ने उस जबरदस्त हमले के सामने कोई खास ऊर्जा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह शांत, जैसे वो मुकाबला करने का इरादा ही नहीं रखता। क्या उसने हार मान ली? जैसे ही सबके मन में ये सवाल आया, अचानक गंगा हरकत में आया। उसने हाथ उठाया, हल्की सी ट्रू एसेंस की तरंग निकली। उसके हाथ से गहरे काले रंग की डेमोनिक एनर्जी निकली और सीधे एक्सप्लोरिंग इन द स्नो की ट्रू लाइट की ओर बढ़ी। वह डेमोनिक एनर्जी स्याही की तरह गाढ़ी और काली थी, मानो एक छोटा सा ब्लैक होल हो। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने एक्सप्लोरिंग इन द स्नो की ट्रू लाइट को पूरी तरह दबा दिया। डेमोनिक एनर्जी, उसने डेमोनिक आर्ट्स का अभ्यास किया है? ये देखकर सब लोग चौंक गए। कई लोग गंगा को जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि वह डेमोनिक आर्ट्स भी इस्तेमाल करता है। बूम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक्सप्लोरिंग इन द स्नो की ट्रू लाइट टूटकर बिखर गई। विस्फोट की ऊर्जा लहरों की तरह फैली, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा और जमीन हिलने लगी। गड़गड़ाहट, आवाज गूंजती रही, ऊर्जा फैलती रही। कई हजार मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, सिर्फ नष्ट नहीं हुआ, जमीन धंसने लगी। वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर की शक्ति साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ नाइट डिसेंडेंट पैलेस जैसे विशेष स्थान ही इस तरह की ऊर्जा को सह सकते थे, साधारण जगहें तो पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। डेमोनिक एनर्जी ने ट्रू लाइट को तोड़ दिया। बर्फीले तूफान को चीरते हुए पलक झपकते ही मिराज के सामने पहुंच गई। मिराज का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गंगा इतना शक्तिशाली हमला करेगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी बेहद तेज थी। वो तुरंत साइड में हट गया। उसके अनुसार चाहे डेमोनिक एनर्जी कितनी भी मजबूत हो, वह सीधी ही जाएगी, उसे बस बचना था। लेकिन जैसे ही वह हिला, वो डेमोनिक एनर्जी भी उसके पीछे मुड़ गई। क्या? मिराज दंग रह गया। अब बचना संभव नहीं था। उसने तुरंत डैगर से वार किया और उस डेमोनिक एनर्जी पर हमला किया। लेकिन जैसे ही डैगर उस ऊर्जा से टकराया, वह डेमोनिक एनर्जी गायब हो गई। डैगर ऐसे गुजरा जैसे उसने हवा को काटा हो। तभी मिराज ने देखा, उस डेमोनिक एनर्जी के अंदर एक छोटा सा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा था। वह बिल्ली बेहद फुर्तीली थी। उसने हवा में छलांग लगाई, डैगर को पार किया और सीधे मिराज के चेहरे की ओर झपटी। दूर हट! मिराज ने गले से शक्ति इकट्ठी करके दहाड़ लगाई। उसके मुंह से ट्रू एनर्जी की लहर निकली, जो बिल्ली की ओर बढ़ी। लेकिन बिल्ली ने हल्का सा शरीर मोड़ा और उस हमले से बच गई। स्विश! एक ठंडी चमक उभरी। बिल्ली के पंजे, जो डेमोनिक एनर्जी से भरे थे, मिराज की गर्दन पर फिर गए। छपाक! खून फूट पड़ा। मिराज की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत अपने घाव पर हाथ रखा, ट्रू एनर्जी से खून रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाकर दबाया, उसका सिर पीछे खिसक गया
और शरीर से अलग हो गया। असल में बिल्ली के एक ही वार ने उसकी गर्दन काट दी थी। मियाओ। छोटी सफ़ेद बिल्ली ने तीखी आवाज़ निकाली। उसकी डेमोनिक और सिहरन पैदा कर रही थी। वह हवा से वापस उछलकर गंगा के कंधे पर आ बैठी। उसकी सारी डेमोनिक और शांत हो गई। उसने अपने पंजे उठाए और जीभ से उन पर लगे खून को चाटने लगी। उसकी शांत मुद्रा देखकर लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धड़ाम। मिराज का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर सबके दिल कांप उठे। सबकी नज़र उस छोटी सफ़ेद बिल्ली पर टिक गई, लेकिन कोई भी उसकी कल्टिवेशन लेवल का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। लेकिन अभी जो ताकत उसने दिखाई थी वह साफ तौर पर मिराज से भी ज़्यादा थी। मतलब ये छोटी सफ़ेद बिल्ली कम से कम मिड स्टेज वॉइड रेल्म के बराबर ताकत रखती थी। भागो! अचानक मिराज के एक आदमी ने चिल्लाया। जब उनका लीडर ही एक झटके में मारा गया तो वे गंगा से लड़ने की हिम्मत कैसे करते? सब घबराकर भागने लगे। गंगा ने दोनों तरफ भागते लोगों पर नज़र डाली, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उसने सफ़ेद बिल्ली को वापस अपने स्पेशल ब्रेसलेट में रख दिया और मिराज की चीज़ें लेने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वो अभी बढ़ा ही था कि दूर खड़ा तनुज हंसते हुए बोला, गंगा, अब समझ आया कि तुम वॉइड रेल्म के सामने भी इतने निडर क्यों हो। थॉ पैलेस में तुम्हें एक डेमोनिक क्रिएचर मिल गया है। ये छोटी सफ़ेद बिल्ली सच में असाधारण है। गंगा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह महाराज के शव के पास गया और उसके वेपन्स और स्टोरेज रिंग उठा लिए। क्या हुआ, भागने की सोच रहे हो? तनुज धीरे धीरे उनकी ओर उड़ता हुआ आया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ उस छोटी सफ़ेद बिल्ली के सहारे तुम बिना खरोंच के यहाँ से निकल जाओगे? गंगा ने तनुज की ओर ठंडी नज़रों से देखा और कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें भी मार देता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे मारोगे? तनुज ने खुद की ओर इशारा किया और जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, लड़के, तुम खुद को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि उस डेमन के सहारे तुम वॉइड रेल्म में सबको कुचल सकते हो? कम से कम तुम्हें मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है। गंगा ने मन ही मन विचार किया और तुरंत अपने स्पेशल हैंड से उस छोटे सफ़ेद बिल्ली को बाहर बुला लिया। वह छलांग लगाकर उसके कंधे पर आ बैठी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य दबाव फैल रहा था। तनुज ने कहा, अगर मैं अकेला होता तो सच में इस बिल्ली से निपटने का भरोसा नहीं होता। लेकिन गंगा, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। कई लोग तो थॉ पैलेस से टेलीपोर्ट होकर बाहर आने के बाद किसी से मिलते भी नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास दर्जनों टीमें मौजूद हैं, और उनमें से कई के पास वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर्स भी हैं। तो क्या हुआ? गंगा हंसते हुए बोला, तुम सब तो बस मेरे लिए सामान लेकर आए हो। तनुज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हे, मैंने पहले ही उनसे हाथ मिला लिया है। भले ही हम किसी बड़े फैक्शन से नहीं हैं और सिर्फ वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज में हैं, लेकिन 4 अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स मिलकर उस छोटी सफ़ेद बिल्ली से लड़ने के लिए काफ़ी हैं। गंगा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा टैलेंट बहुत खराब है। 1000 साल की कल्टिवेशन के बाद भी सिर्फ वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज तक पहुँचे हो, ये भी एक कमाल ही है। मैं सलाह देता हूँ, यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी 1000 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तनुज की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने भारी आवाज में कहा, गंगा, तुम खुद को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। अगर हम चारों जीत भी न पाएं तो क्या तुम्हें लगता है कि हम भाग नहीं सकते? गंगा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, आज़मा लो। सभी लोग हमला करो। तनुज ने हत्या भावना के साथ जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने कहा, जंगल में सरसराहट गूंज उठी। गंगा ने महसूस किया 3 शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। हर एक की ताकत मिराज से कम नहीं थी। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके कंधे पर बैठी सफ़ेद बिल्ली अचानक हवा में उछली, डेमोनिक एनर्जी से घिरकर सीधे तनुज पर टूट पड़ी। तनुज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग मिलकर इस डेमन को खत्म करो। गंगा ने थोरपलस में बहुत बड़ा खजाना पाया है, हम सब बराबर बांटेंगे। उसके बोलते ही 2 लोग जंगल से निकलकर हवा में उड़े और सफ़ेद बिल्ली पर हमला कर दिया। लेकिन तीसरा आदमी उड़ने के बजाय सीधे गंगा की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर तनुज गुस्से से चिल्लाया, मिहिर, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग उस मॉन्स्टर को रोको, मैं गंगा को मार देता हूँ। उसके बाद सब लोग भाग जाना। चिंता मत करो, मैं खजाना अकेले नहीं रखूंगा।
वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर मिहिर ऐसे बोला जैसे ये सबसे सामान्य बात हो, लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। हरामी। तनुज ने मन ही मन गाली दी और बाकी दो वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स से कहा, सावधान रहना, ये डेमन बहुत ताकतवर है, इसकी असली ताकत मिड स्टेज वॉइड रेल्म के करीब है। असल में रेल्म जितना ऊंचा होता है, अंतर उतना ज्यादा होता है। वॉइड रेल्म के अर्ली और मिड स्टेज के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है, ये कंडेंसेशन या स्पिरिचुअल रेल्म जैसा नहीं है। फिर भी गंगा के खजाने के लालच में वे लोग जोखिम उठाने को तैयार थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब सफ़ेद बिल्ली ने मिराज को मारा था, तब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी असली ताकत मिड स्टेज नहीं, बल्कि लेट स्टेज वॉइड रेल्म के बराबर थी। मियाओ। अचानक नीचे से एक तेज आवाज आई। तनुज और बाकी लोग चौंक कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि गंगा ने हाथ हिलाया और एक और गाड़ी डेमोनिक एनर्जी मिहिर की ओर भेज दी। फिर से डेमोनिक एनर्जी, क्या इसके अंदर भी कोई डेमन है? तनुज चौंक गया। उसने बाकी दो कल्टिवेटर्स से कहा, अब और मत रोकना, पूरी ताकत लगाओ, जल्दी इस डेमन को खत्म करो, नहीं तो दो डीमंस के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। दोनों वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स भी स्थिति समझ गए और पूरी ताकत से हमला करने लगे। तीनों मिलकर सफ़ेद बिल्ली को घेर कर लड़ने लगे। नीचे मिहिर का चेहरा बदल गया जब उसने डेमोनिक एनर्जी को अपनी ओर आते देखा। वह मराज से थोड़ा मजबूत था, लेकिन फिर भी वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज में ही था। मराज की मौत याद करके वह सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई और तनुज की ओर उड़ने लगा, ताकि खतरा उनकी ओर ले जाए। ये देखकर तनुज समझ गया और गरजा, मिहिर, तुम क्या कर रहे हो? हमने साथ लड़ने की बात की थी ना, मिहिर ने बेझिझक कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे की डेमोनिक एनर्जी अचानक और तेज हो गई। ये देखकर तनुज और बाकी दोनों के चेहरे बदल गए, क्योंकि यह गति मिड स्टेज वॉइड रेल्म से कई गुना तेज थी। खत्म हो गए। ये सफ़ेद बिल्ली अपनी असली ताकत छिपा रही थी। तनुज चिल्लाया, लड़ाई छोड़ो, भागो। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ डेमोनिक एनर्जी मिहिर की पीठ से टकराए। खून उछल पड़ा, उसकी पीठ फट गई और अंदर के अंग दिखाई देने लगे। वो मौके पर ही मर गया। डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म हुई और उसके अंदर से एक छोटी काली बिल्ली बाहर आए। यह वही ब्लैक कैट थी जो पहले घायल थी, लेकिन अब लगभग 80% तक ठीक हो चुकी थी। मियाओ। मिहिर को मारने के बाद ब्लैक कैट गरजी और बिना रुके तनुज और बाकी दो लोगों की ओर दौड़ पड़ी। अब दो डेमोनिक कैट्स, एक सफ़ेद और एक काली, साथ मिलकर हमला कर रही थीं। ये देखकर तनुज और बाकी दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। वे घबराकर तीन अलग अलग दिशाओं में भाग गए। उनका अनुभव कहता था, अगर वे अलग अलग भागेंगे तो दो ही पकड़े जाएंगे, एक बच सकता है। अब किसकी किस्मत अच्छी है, ये भाग्य पर निर्भर था। तनुज के लिए राहत की बात ये रही कि दोनों डेमोनिक कैट्स बाकी दो के पीछे भाग गईं और वह अकेला बचकर दूर निकल गया। उसने राहत की सांस ली। गंगा की किस्मत वाकई जबरदस्त है, उसे थॉ पैलेस में ऐसे दो खतरनाक डीमंस मिल गए। इन दोनों के साथ वॉइड रेल्म के पीक से नीचे शायद ही कोई उसे हरा सके। अफसोस, उसके बाकी खजाने अब मेरे हाथ नहीं आएंगे। उसके मन में लालच फिर जागा। कुछ पल सोचने के बाद उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। दोनों कैट्स उन लोगों के पीछे हैं। अगर मैं अभी वापस जाऊं, गंगा को मार दूं और भाग जाऊं, तो समय मिल सकता है। ये सोचकर उसने फैसला कर लिया। उसकी ट्रू एनर्जी उफान पर आई और वह मुड़कर फिर से गंगा की ओर उड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे गंगा की दिशा से एक जबरदस्त ऊर्जा तरंग महसूस हुई, जो सीधे उसी पर केंद्रित थी। उसने ध्यान से देखा, एक गहरे नीले रंग का तीर, जिसके चारों ओर लाल रोशनी बह रही थी, उसकी ओर आ रहा था। आकार में वह साधारण तीर जैसा था, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा भयावह थी। तनुज को भागते हुए देखकर गंगा उसे जाने देने वाला नहीं था। इस समय आसपास के सभी लोग हवा में लड़ रही ब्लैक और व्हाइट डेमन कैट्स को ही देख रहे थे, किसी का ध्यान गंगा पर नहीं था। लेकिन गंगा ने सावधानी बरती। उसने अपनी ट्रू एसेंस को सक्रिय करके खुद को छिपा लिया, फिर रॉथ ऑफ द स्काई निकाला और भागते हुए तनुज की ओर एक स्काई एरो छोड़ दिया। तीर छोड़ने के बाद उसने सोचा भी नहीं था कि तनुज अचानक मुड़कर वापस आ जाएगा।
ये देखकर गंगा समझ गया कि तनुज क्या योजना बना रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से तनुज की चाल उसी पर भारी पड़ गई। यह क्या है? आसमान में तनुज ने स्काई एरो को अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर हैरानी उभरी और उसने तुरंत अपना वेपन घुमाकर एक डिवाइन पावर छोड़ी ताकि उस तीर को रोक सके। लेकिन उसकी डिवाइन पावर तीर को छू भी नहीं पाई। वह नीला तीर अचानक दिशा बदल गया। क्या यह मुड़ सकता है? तनुज चौंक उठा। उसने बार बार अपने सुपरनैचुरल अटैक्स से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार तीर रास्ता बदलकर बच गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की और फिर से भागने के लिए मुड़ गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह मुड़ा, स्काई एरो उसकी पीठ तक पहुंच चुका था। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। खून चारों ओर उछल पड़ा, उसकी पीठ फट गई, और वह हवा में एक चाप बनाते हुए नीचे गिर पड़ा। अब गंगा की स्टार एनर्जी तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसका स्काई एरो वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज कल्टिवेटर को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था। गंगा तुरंत उसके पीछे पहुंचा। उसने हाथ हिलाया और 9 स्टार्स इन अ रो फिर से चला दिया। फायर ड्रैगन इंटेंट, विंड इंटेंट, पर्पल नेदर फ्लेम और वेपन पैटर्न के साथ। तनुज हवा में उछल गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, यहां तक कि उसकी आंखें भी बाहर निकल गईं। वह पूरी तरह मर चुका था। उसी समय ब्लैक और व्हाइट डेमन कैट्स ने भी बाकी 2 वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स को खत्म कर दिया और गंगा के आदेश के अनुसार उनके वेपन्स और स्टोरेज रिंग्स लेकर वापस आ गईं। दूर छिपे हुए लोग, जो मौका देखकर हमला करने की सोच रहे थे, अब स्तब्ध रह गए। 5 वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स सब के सब गंगा के हाथों मारे गए। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने देखा ही नहीं कि गंगा ने आखिरी तीर कैसे छोड़ा। दोनों डेमोनिक कैट्स को लोग बाहरी ताकत मान सकते थे, लेकिन गंगा खुद, जो सिर्फ मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में था, वह ऐसे तीर चला रहा था जिन्हें वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर भी न रोक सकता था, न बच सकता था। उसकी ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा भयानक थी। मिस, चलो। गंगा ने आसपास छिपे लोगों को नजरअंदाज किया, रागनी का हाथ पकड़ा और थॉरिज से बाहर की ओर बढ़ गया। उसने तनुज, मराज और बाकी वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स के स्टोरेज रिंग्स और वेपन्स ले लिए। यह इस यात्रा का अतिरिक्त लाभ था। रागनी बहुत खुश थी। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कौन पसंद नहीं करेगा। दोनों माउंटेन और जंगलों के बीच चलते हुए धीरे धीरे दूर चले गए। जिन लोगों ने गंगा पर हमला करने की योजना बनाई थी, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। वे दोनों खतरनाक बिल्लियां गंगा की बात क्यों मानती हैं? उसने उन्हें कैसे काबू किया? थॉ पैलेस में जो हुआ, वह रहस्यमय है। शायद उसे कोई ऐसा खजाना मिला है जो उन डीमंस को नियंत्रित करता है। सिर्फ उन डेमन कैट्स की वजह से उसे कमजोर मत समझो, उसकी अपनी ताकत भी भयानक है। वह वॉइड रेल्म के अर्ली स्टेज को घायल कर सकता है। इस लड़के का टैलेंट डरावना है, अफवाहों से भी ज्यादा। अगर इंपीरियल फैमिली ने उसे नहीं मारा, तो वह भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। चारों ओर चर्चा होने लगी। इसी बीच छाया में, डेमोनिक एनर्जी के बीच एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह था सूरत। जैसा लॉर्ड यागमी ने कहा था, ये शरीर सच में असाधारण है। अभी जो तीर था, वह वाकई खास था। लेकिन आखिर वह कौन सी टेक्निक है जो इतनी ताकतवर है? सूरत गहरे विचार में डूब गया। उसने दूर खड़े लोगों की ओर देखा और मन ही मन सोचा, लगता है गंगा मार्शल स्टार रेल्म में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ ज्यादातर लोग उसे जानते हैं। लेकिन उसका इंपीरियल रॉयल फैमिली से विवाद है। हमें सावधान रहना होगा कि यह शरीर उनके हाथों नष्ट न हो जाए, वरना लॉर्ड नाइट गॉड नाइट डिसेंडेंट पैलेस से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये सोचकर सूरत हिला और डेमोनिक एनर्जी के साथ गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, करीब 1000 मीटर दूर एक लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर अचानक कांप उठा। उसने अपने साथी से कहा, अजीब है, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मौत सामने खड़ी हो। उसका साथी हंस पड़ा, बॉब, गंगा तो जा चुका है। कहीं तुम उससे डर तो नहीं गए? बाकी लोग भी हंसने लगे। लेकिन उनकी हंसी 2 सेकंड भी नहीं चली। सबकी नज़र बॉब के पीछे टिक गई। उनके चेहरे पर डर और हैरानी छा गई। बॉब के पीछे डेमोनिक एनर्जी घूम रही थी और सूरज जैसे अचानक प्रकट हो गया। पीछे की उपस्थिति महसूस करते ही बॉब उछलकर आगे बढ़ा। फिर मुड़कर उसने सूरज को देखा और गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो?
सूरत ने उन सातों को देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। बस सही जवाब देना। मैं कौन हूं ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हम्फ। बड़ा आया सवाल पूछने वाला। तुम खुद को क्या समझते हो? बॉब के पीछे खड़ी एक मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन की महिला कल्टिवेटर ने गुस्से में उंगली उठाकर कहा। सूरत ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हत्या की चमक उभरी और उसने उंगली से एक छोटी सी डेमोनिक एनर्जी की किरण छोड़ दी। वह ऊर्जा सिर्फ सोयाबीन जितनी थी, लेकिन उसमें भयंकर शक्ति थी। पफ। एक हल्की आवाज हुई और वह ऊर्जा सीधे महिला के सिर को भेद गई, फिर दूर जाकर एक छोटे माउंटेन से टकराई। बूम। माउंटेन ढह गया। महिला वहीं गिर गई, उसके माथे से खून बहता रहा और वह तुरंत मर गई। ये देखकर बॉब और बाकी लोग कांप उठे। सिर्फ उंगली के इशारे से मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर को मार देना, ये ताकत बहुत ज्यादा थी। कम से कम वॉइड रेल्म। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सूरत ने हाथ पीछे बांधकर पूछा। सबने तुरंत सिर हिला दिया। बॉब डर से कांपते हुए झुक गया। सीनियर, आप जो पूछना चाहें, पूछिए। मैं सब बताऊंगा। सूरत ने कहा, मुझे गंगा के बारे में जानना है। उसका होम टाउन कहाँ है? सबने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें गंगा के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन सूरत की बेरहम ताकत देखकर बॉब ने तुरंत जवाब दिया, सीनियर, गंगा ड्रैगन मार्शल एकेडमी का डिसाइपल है। अगर उसकी पूरी जानकारी चाहिए, तो वहां जाकर पता लगाया जा सकता है। ड्रैगन मार्शल एकेडमी? सूरत ने बुदबुदाया, फिर कहा, रास्ता दिखाओ। बॉब ने तुरंत सिर झुका दिया और डर के साथ आगे बढ़ गया। सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है, तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा। और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा।